और 5 लोगों ने बोल दिया ना कि भाषण अच्छा देता हूँ, तो मैं खराब भी देता हूँगा, मुझे भरोसा हो जाएगा मैं अच्छा भाषण देता। जब सीधा जाएंगे तो फास्ट पहुँचेंगे, ये ऐसे ऐसे चलाने से क्या होता है समझ नहीं आता। अरे सांप सीढ़ी ही खेलना है। और आपने 2 किस्से सुनाए, एक किस्सा उनमें था आपके पैर टूटने की जो कहानी थी जब आपने स्ट्रगल किया, वो कहानी क्या थी? हाँ, 2000 केवल दिखावे पे ना जाए। मैं आपको बोलता हूँ, पहले टैटू बनाया रोशनी, तो 10 दिन में उसको निकलवाने पहुँच गए रोहिणी, फिर 10 दिन बाद आए उसको निकालो। अरे भाई रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप की बात आ रही थी तो सभी बच्चों ने ताली बजाई और अभी सवाल सुनते ही सबके चेहरे में मुस्कान आ गई। आपने उस समय एक शब्द पे जोर दिया कि पर्सनल एक्सपीरियंस। वो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? हम लोग एक बाइक में मैं देखता हूँ, एक लड़का टंकी पे, 4 लड़कियां पीछे, वो समझ नहीं आता। आपको देख पा रहा था मैं, जब से सर एंट्री किए एक टक आप सिर्फ उनकी बातों को सुन रही थी। क्या कुछ सीखने के लिए मिला है? और इससे पहले सर को कहाँ देखा? सर को मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, उनके पापा भी ASI समथिंग कुछ है, तो वो उनका वीडियो मैं देखती थी, तो उनके साथ सर काम भी किए हैं। उनका नाम, लेकिन ऐसे सभी रोड के शेरों को मैं सावधान कर रहा हूँ, सारे शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। आज हम डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर के सामने क्वेश्चन पूछने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आज यहाँ मिल गया। एग्जाम में रिवाइज आदमी ऑफलाइन की नहीं कर सकता। ऑनलाइन प्यार भी गड़बड़ है, ऑनलाइन पढ़ाई भी गड़बड़ है, ऑनलाइन गड़बड़ नहीं है। देखने का 2 पर्पस हो सकता है, या तो कुछ सीखने के लिए या तो बचने के लिए कि अभी सर कहाँ हैं। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव आए हुए हैं, बच्चों से बातचीत की, बच्चों से मुखातिब हुए। 2 सेशन में एक क्लास चला और उन्हें मोटिवेट किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना गया, समझा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर टॉपिक के बारे में बताना शुरू करूँगा तो शायद समय कम पड़ जाए, क्योंकि SP साहब ने इतने सारे मुद्दों पर चर्चा की है कि आपको जानना ज़रूरी है, तो डायरेक्ट उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आज स्टूडेंट से मुखातिब हुए हैं आप, क्या पहला एक्सपीरियंस ये कैसा था इन बच्चों के लिए? हाँ, कॉमर्स की दुनिया में पहला ही मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है। बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, करीब 150 बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया गया। बच्चों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनको जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर किया गया। बच्चों को लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लीडरशिप स्किल्स, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हार्ड स्किल्स की इम्पोर्टेंस, लॉ, अकाउंटेंसी, बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में बच्चों को बताया गया। और ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चों ने अपने ध्यान से इसको सुना और जो अपनी समस्याएं थी उसके बारे में बताया। निश्चित रूप से बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ होगा और इसको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में आगे भी एक सेमिनार टाइप का करने की हमारी कोशिश रहेगी। सर, जब आप बच्चों से मुखातिब हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो हम भी सुन रहे थे और कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो हम भी जानना चाहेंगे और बच्चे भी शायद जानना चाहेंगे। आपने 2 किस्से सुनाए, एक किस्सा उनमें था आपके पैर टूटने की जो कहानी थी जब आपने स्ट्रगल किया, वो कहानी क्या थी? हाँ, 2001 में मई के महीने में बाइक से मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था। हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर थे, तो मेरे फीमर में जो थाई बोन होता है वो फ्रैक्चर हो गया था। क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी वेट बेयरिंग के कारण ऑपरेशन फेल हो गया और दोबारा मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। 3 बार के ऑपरेशन में ये पैर जो है मेरा ठीक हो पाया। करीब 1 से 1.5 साल में बिस्तर पर था। निश्चित रूप से MBBS की पढ़ाई चैलेंजिंग होती है, नया रहता है, नए एनवायरनमेंट में आदमी रहता है, काफ़ी सारी आसपास दोस्ती रहती है। जब आदमी बीमार पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है, तो काफ़ी दोस्तियाँ भी अफेक्ट होती हैं, रिलेशनशिप्स में उसका फ़र्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से बुरे टाइम हर आदमी के जीवन में आता है। वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि अकेले ज़िंदगी कैसे काटा जाए, मतलब जब आप पीछे छूट जाते हैं तो कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे समस्याओं से लड़ के आदमी आगे बढ़े, परिवार से दूर रहने के बाद भी अपनी कैसे एकाग्रता बना के रखे, और एडवर्सिटी के बीच में आदमी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे। निश्चित रूप से वो 2 साल मेरे लिए काफ़ी दुखदाई रहे, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। हर चीज़ में आदमी को एक दूसरा पहलू, पॉजिटिव पहलू ढूंढना चाहिए। मैं एक बिस्तर पे था तो दिन भर कोई काम नहीं था, तो मेडिकल की किताबें पढ़ना, बाकी किताबें पढ़ना, रीडिंग हैबिट डालना, चिंतन करना, टॉपिक्स को समझना, और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिला
कि बेड पे रह के भी मैं अच्छी तरह पढ़ पाया, जिसके कारण जब पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ तो भारतवर्ष में मेरी डबल डिजिट में रैंक आई। तो निश्चित रूप से जब भी कोई परेशानी हो तो उसमें पॉजिटिव पहलू ढूंढें। एक चीज़ कभी नेगेटिव होता है तो उसके साथ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, उसको हम ढूंढ के निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा। और कभी भी नेगेटिव टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी होती है जो आगे मिलता है। यदि हम नेगेटिव टाइम को हौसले के साथ पार कर लें तो एक सफलता का रास्ता हमारा इंतज़ार कर रही होती है। इसी सिद्धांत के साथ मैंने काम किया। काफ़ी बार आदमी जब कम उम्र में रहता है तो एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने ऊपर होती है तो सीखता है, लेकिन सफल आदमी वो है जो बिना गलती किए दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बड़े लोगों के मेमोयर पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। जो दूसरे निगेटिव लोग हैं वो अपनी निगेटिविटी में कैसे निकलते हैं उससे सीखें। जो दूसरों की गलतियों से सीख के अपने आप को एनरिच करे वो व्यक्ति जो है स्पेशल होता है। सभी बच्चों से भी मैंने यही आह्वान किया कि वो निगेटिव चीज़ें लाइफ में उसके बारे में ना सोचें, जो कमियां हैं उनके बारे में ना सोचें, जो उनके अंदर रिजर्व है, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बारे में सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें जिससे कि उनका और उनके परिवार का नाम रोशन हो। जब रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप की बात आ रही थी तो सभी बच्चों ने ताली बजाई और अभी सवाल सुनते ही सबके चेहरे में मुस्कान आ गई। आपने उस समय एक शब्द पे जोर दिया कि पर्सनल एक्सपीरियंस। वो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? अब मेरे कॉलेज वाले जानते ही हैं। अब क्योंकि लाइफ आगे बढ़ता है, आप एक अलग रिलेशनशिप पे बाद में जाते हैं, जैसे टू अपने अलग दो रास्ते बन जाते हैं, सब अपने रास्ते पर जाते हैं। तो उन चीज़ों पर नहीं जाते हुए मैं कहूँगा कि ऐसी उम्र होती है जब हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। हर आदमी के लिए हार्मोन्स जो हैं वो उतार चढ़ाव रहते हैं। आदमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। हर आदमी के जीवन में छोटे मोटे फेलियर रिलेशनशिप में रहते ही रहते हैं। इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो होता ही होता है। काफ़ी लोग को दबा देते हैं, काफ़ी लोग को जाहिर कर पाते हैं। निश्चित रूप से उसमें भी खुशी है कि आप फेलियर के बाद भी आपस में खटास ना रखें, दोस्ती बरकरार रखें, एक दूसरे से सीख पाएँ, उससे रिकवर कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी यदि आपके इमोशनल रिलेशनशिप में ब्रेकेज हो तो आप एम्पैथेटिक हों कि दूसरे आदमी ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, किन कारणों से लिया। कोई रिलेशनशिप के बिना ज़िंदगी रुकती नहीं है। दूसरा आदमी अपना रास्ता लेता है, आप अपना रास्ता लेते हैं। उसमें डिमोरलाइज ना हो, डीमोटिवेट ना हो, पेसिमिज्म की ओर ना डूबें। कोई भी रिलेशनशिप टूटने के बाद एक नया रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है, उसमें आगे बढ़ें। लेकिन ज़रूर अपने अंदर एक क्रिटिकली एनालाइज करें कि क्या कमियां रह गई थी आपके अंदर कि इस रिलेशनशिप को आप चला नहीं पाएँ। तो एक रिलेशनशिप फेलियर भी आपको एक मैच्योर इंसान बना सकता है। लेकिन यदि आपने गलतियों को सुधार नहीं किया तो कुछ लोग हैं जो बार बार रिलेशनशिप में ठोकर खाते हैं, बार बार फेल होते हैं और हर फेलियर आपको कहीं ना कहीं एक स्कार आपके ऊपर छोड़ के जाता है जो कि आपको एक निगेटिविटी की ओर ढकेलता है। सर, एक आखिरी सवाल। यूथ में देखा जा रहा है कि पढ़ाई को लेके या अलग स्ट्रेस को लेके सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही जस्ट जो नीट एस्पिरेंट थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसको लेके कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से आत्महत्या एक बहुत बड़ा एक बीमारी या कह सकते हैं एक एपिडेमिक के रूप में इस देश में उभर रहा है। कहीं ना कहीं अनड्यू एक्सपेक्टेशन एक इसका फैक्टर है। हमारे क्लोज फ्रेंड्स ना होना जिनसे हम बात शेयर कर सकें वो दूसरी चीज़ है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी हम दूर जाते जा रहे हैं, वो एक तीसरा इशू है। हम नशे के आदी होते जा रहे हैं, नशे में एग्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, वो एक कारण है। हम स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं जिसके साथ अपनी बातों को हम शेयर कर पाएँ, वो है। ऑनलाइन और इंटरनेट में हम हावी हो गए हैं जिसके कारण हमारे पर्सनल रिलेशनशिप, फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं है जिसके सामने अपना हम दुख दर्द को हम बयां कर सकें, ये एक कारण है। और कहीं ना कहीं जो इम्पल्सिव है कि हम तुरंत कोई चीज़ में डिसीजन में आ पाते हैं, वो भी एक कारण है। हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ निराशा ही निराशा है। यदि हम कुछ समय रुकें, सोचें तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। काफ़ी लोग कुछ चीज़ के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उनको उसके सिवा कुछ नहीं दिखता। यदि कोई चीज़ हमें नहीं मिली, कोई नीट की तैयारी कर रहा है और डॉक्टरी नहीं कर पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन के ही अच्छा होगा। हो सकता है कोई बड़ा फ्यूचर करियर उसके लिए अवेट कर रहा हो। मैंने देखा काफ़ी लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, यूपीएससी नहीं कर पाए, आज वो सफल लॉयर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। काफ़ी बार आप मेहनत करके भी अचीव नहीं कर पाते। लेकिन निश्चित रूप से फीडबैक की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव चेंजेस की आवश्यकता है। और आप बहुत परेशान हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें।
डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। यदि आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, खुद डिसीजन लेंगे, निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है। बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी, जो क्रूशियल टाइम होता है एग्ज़ाम के जस्ट पहले, रिजल्ट के जस्ट पहले, रिजल्ट के जस्ट बाद, उस टाइम वो बच्चों के साथ संवाद में रहें। काफ़ी पेरेंट्स उस टाइम संवाद में नहीं रहते हैं। पेरेंट्स भी कभी कभी क्रिटिकल रिमार्क्स बच्चों के ऊपर पास करते हैं। जो आसपास के जो उसके रिलेटिव्स हैं वो नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, और कहीं ना कहीं वो दुखी बालक का दुख इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए जीवन इतना पेनफुल वो फील करता है कि जीवन से मुक्ति की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम सही समय पे उन सिम्टम्स को पहचान लें तो इस तरह की हानि को रोका जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर संतोष राय सर भी मौजूद हैं। सर, आप खुद मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जाते हैं, जगह जगह बच्चों के सेशन लेते हैं। आज आप भी सर की बातें सुन रहे थे और सीख रहे थे, क्या कुछ सीखने को आपको मिला और बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स के इस जगह पे, कॉमर्स की इस दुनिया में जहाँ CA, CMA, CS के बच्चे हैं, डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी ने जिस शालीनता, जिस हम्बलनेस के साथ, और ऐसा लगा नहीं इन बच्चों को कि हम पिछले 2 घंटे से हम सर की बातें सुन रहे हैं, तो इन्होंने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ बातें बता दी कि हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, आपका व्यवहार कुशल होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बता दिया कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, उसको खूबसूरत अंदाज में जियो। अगर ज़िंदगी को तुम बदसूरत बना रहे हो तो अपने आप बदसूरत बन जाएगी। तीसरा, अच्छे दोस्तों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करें, हार्ड वर्क कैसे करें, हर पार्ट को। मुझे ऐसा लगा कि शायद आज हम कॉमर्स वाले जो क्वेश्चन पूछने में बहुत माहिर हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर के सामने क्वेश्चन पूछने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आज यहाँ मिल गया। जिनके लिए ये पूरा सेशन रखा गया था उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सबसे एक कॉमन क्वेश्चन करूंगा, सर को कौन कौन जानता है? सर का नाम? इससे पहले जो SP सर थे उनका नाम? आपको देख पा रहा था मैं, जब से सर एंट्री किए एक टक आप सिर्फ उनकी बातों को सुन रही थी। क्या कुछ सीखने के लिए मिला है? और इससे पहले सर को कहाँ देखे हो? सर को मेरी एक फ्रेंड है, उनके पापा भी ASI समथिंग कुछ है, तो वो उनका वीडियो में देखती थी, तो उनके साथ सर काम भी किए हैं। उनका नाम यशवंत श्रीवास्तव है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनको देखने के लिए, तो मैं रिलेट कर पा रही थी बहुत चीज़ें। और सर बहुत कुछ बताए कि मोटिवेट होना चाहिए हर चीज़ों से, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और बहुत कुछ जो चल रहा है वो बहुत सारा रिलेट हो रहा था, और बहुत अच्छा लगा सुन के। इससे पहले जब सर की एंट्री होनी थी, तो जब इंट्रोड्यूस कराया गया कि SP सर आने वाले हैं, तो सबके चेहरे में एक अलग ही खुशी थी कि हाँ, मिलने का मौका मिलेगा, सामने से सुनेंगे। लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ने बहुत कुछ बताया, उसमें इम्पोर्टेंट था सांप बना के गाड़ी चलाना, खुले में बैठना, डिस्कशन करना। कितनी चीज़ें आप लोग करते हो? टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा नहीं करता, मेरे कुछ फ्रेंड्स करते हैं, और मैंने उनको सर का वीडियो दिखाया भी है, भेजा भी है पर्सनली, एंड उनका रिएक्शन वेल देखने लायक था, बोल सकते हैं। एंड बस उनको वापस जाके यही आप लोग सर को देखते हो कहीं दुर्ग पुलिस की लाइव में या कहीं यूट्यूब में? मैंने यूट्यूब में सर को देखा है। हाँ, देखने का 2 पर्पस हो सकता है, या तो कुछ सीखने के लिए या तो बचने के लिए कि अभी सर कहाँ हैं। नहीं, मेरा दोनों पर्पस नहीं था। मुझे सर का वीडियो किसी फ्रेंड के थ्रू आया था, मैंने भी सर का वीडियो ऐसे ही भेजा है दूसरों को। हाँ, मुझे सीखने को बहुत मिला। लेकिन तो आज का सेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। सर ने 2 सेशन में क्लासेस ली और बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आप उनकी खुशी से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सीखा है। डॉक्टर संतोष राय सर ने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। तो इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, ये CMA इंटर के बच्चे हैं, यानी थोड़े बड़े BCom सेकेंड ईयर, BCom फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन दिए हुए, और केतन सर को ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग की क्या दुश्मनी है। और तुम लोग ने बहुत ही खूबसूरत और सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल पूरे शहर को देख रहे हैं, पूरे फ़ोन नंबर से लेकर के सब चीज़ अवेलेबल रहता है, फास्ट है, बैठना बैठो। हाँ, एक ऐसे सौभाग्य की बात है, न केवल पूरे शहर बल्कि शहर की खूबसूरती में तो जो रोल सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिषेक पल्लव एक ऐसा नाम है जो न केवल दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ बल्कि आज
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब बच्चे जानते हैं और पूरी व्यवस्था को देखते हैं। एक डॉक्टर जो अपने घर में पैदा होता है और एक एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं और एमडी के बाद में यूपीएससी देकर के इस लाइन में आना अपने आप में संघर्ष की खूबसूरत कहानी है। वक्त थोड़ा कम है, लेकिन उस खूबसूरत कहानी को जिस तरीके से साइबर क्राइम से लेकर बाकी सब चीज़ों को जिस खूबसूरती से बता रहे हैं, वक्ता शब्द तो बहुत मैं बोलूँगा, कहीं भी जो टॉप क्लास स्पीकर भी होते हैं उनसे भी खूबसूरत तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और हम सब और हमारा इंस्टीट्यूट और हम कॉमर्स के बच्चे और हमारी पूरी टीम सर की कायल है। आपने मुझे मौका दिया नीचे और ऊपर सभी बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का। हमेशा खुशी का मौका होता है जब बच्चों के साथ सीधा संवाद हो पाए। कॉमर्स की दुनिया में कॉमर्स का मेरा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स के साथ मेरा अच्छा मुझे इंटरेस्ट आया और उसके बाद मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो कॉमर्स भी मैथ्स से मिलता जुलता ही सब्जेक्ट है, काफ़ी मैथ्स की यूटिलिटी है। इंस्टीट्यूट का नाम है, नाम को आप लोग बरकरार रखें। सीनियर बच्चे हो आप लोग, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आदमी कोई एम बनाता है, एक दिन करता है, छोड़ देता है। कुछ लोगों को उबाल आता है भावनाओं का, पढ़ाई शुरू करना है, पूरी किताबों की भीड़ लगाएंगे, 12-13 घंटे एक दिन पढ़ेंगे, जोश ठंडा, फिर 2-3 महीने आराम, फिर कोई एग्ज़ाम आया, फिर उबाल। एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। सभी लोग एक अच्छा अपना शेड्यूल बनाएं। यदि आप शेड्यूल बनाओगे, रात में सोने के पहले सोचो कि मैंने शेड्यूल को कितना फॉलो किया। कम से कम हर व्यक्ति 10 मिनट रात को दे कि सुबह से शाम तक मैंने क्या चीज़ें करी। डायरी में लिखे, पॉजिटिव चीज़ें की, निगेटिव चीज़ें की, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल। इनसे मैंने लड़ाई की, नहीं लड़ना चाहिए था। दोबारा ऐसा ही सिचुएशन आया तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हर आदमी के सिमिलर इवेंट्स बार बार होते हैं। यदि आप उसके रिस्पॉन्स को सोचोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि बेटर रिस्पॉन्ड हम कैसे कर सकते हैं। एक बार आपने अपने इमोशनल रेगुलेशन सीख लिया तो लाइफ में इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। हमें जब गुस्सा आता है तो हम गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें। अब बहुत लोगों को देखोगे जब गुस्सा आता है तो वो इधर उधर घूमने लग जाएंगे, मन नहीं लगेगा किसी काम में, जब तक वो लड़ ना लें उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है। एक है लड़ लिए, एक है वहाँ से साइड हो गए, एक है अपने पॉजिटिव काम में लग गए। तो वो चीज़ यदि आप सीखते हो, जिस आदमी ने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया, अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दिया, पहले समझोगे तभी तो ट्रीट करोगे। हर आदमी अपना देखे कि सुबह से शाम तक मैंने किया है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते थे। पढ़ने के टाइम खेलना, खेलने के टाइम पढ़ना। एक चीज़ और है, जब आप कोई भी काम करते हो शिद्दत से करने की कोशिश करो। जैसे मैं अभी यहाँ भाषण दे रहा हूँ, मोबाइल मेरा वाइब्रेटर पे है, जब तक दूसरा नंबर बहुत कम लोगों को दिया हुआ है मैंने, उसमें कॉल आता है तभी उठाता हूँ मैं। यदि मेरा ध्यान अब मोबाइल की तरफ होगा तो क्या मैं पढ़ पाऊँगा। मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि मैं पढ़ रहा हूँ उस टाइम बिना उसके काम ना चले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर में कोई बहुत बीमार पड़ जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, इससे तो बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। वो भी आपको आधे घंटे बाद हो सकता है, कोई अर्जेंट होगा तो कोई आके बता देगा। जब आप काम, बहुत ज़रूरी है अपने आप शेड्यूल को कैसे रेगुलेट करते हो। जब भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने से पहले कोई भी इमोशनल काम ऐसा मत करो जिसका इमोशनल ओवरड्यू आपके पढ़ाई के टाइम रहे। जैसे आपने लड़ाई की, लड़ाई करना, लड़ाई करने के आधे घंटे बाद पढ़ाई नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे आप, पूरा टाइम वही चलता रहेगा। आपने इमोशनल मूवी देख ली, वेब सीरीज देख लिया, पूरे टाइम वहाँ रहेगा आपका दिमाग। आप ऐसी चीज़ करो जिसका इमोशनल ओवरड्यू ना रहे, क्योंकि पढ़ाई एकाग्रता के साथ ही की जा सकती है। अपने सभी सब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करो कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ा जा सकता है।
कोई चीज़ ऐसा है जो आपको रिवाइज करना है, उसमें दिमाग नहीं लगना, वो चीज़ आप थोड़ा परेशान हो तब भी कर सकते हो। कोई नई कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़नी है तो उस टाइम बिल्कुल सुबह का उस टाइम या शाम का उस टाइम करो जब इनिशियल, जब आप पढ़ाई शुरू करते हो। हर आदमी का ऐसे होता है, शुरू का साइकिल ऐसा रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, फिर वो डिप करता है। तो अपने को साइकिल के हिसाब से पढ़ना है कि इनिशियली उन चीज़ों को पढ़ना है जो समझना है, जब कॉन्सेंट्रेशन डिप करेगा तो रिवीजन का काम करना है। जब भी 1 घंटा पढ़ो तो कम से कम 10 मिनट दो सोचने के लिए, जो मैंने पढ़ा उसमें क्या क्या समझा है। काफ़ी टाइम हम पढ़ते चले जाते हैं, इनपुट जीरो है, समय निकला जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैथ्स है तो प्रैक्टिस करना है, बार बार करके देखना है, वो चीज़ पढ़ के नहीं हो सकता। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ कंसेप्ट है तो पढ़ना है तो समझना है। हमेशा 2-3 अच्छे दोस्त रखो आप लोग, जिनके साथ डिस्कस कर सको, जो एक चीज़ समझाए वो दूसरे को समझाए, दूसरा समझाए वो उसको समझाए। कुछ फिक्स चीज़ों के लिए निमोनिक बनाओ। कुछ लोग हर चीज़ के लिए निमोनिक बनाते रहते हैं, फिर एग्जाम के टाइम निमोनिक याद करते कौन सा निमोनिक किसके लिए था, वो इधर का उधर मिक्स हो जाता है, उधर का इधर। निमोनिक्स इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए बनाएं, कम बनाएं। हर चीज़ के लिए एक बुक फिक्स करें, मास्टर बुक, उसी से पढ़ें। कुछ एक्स्ट्रा है दूसरे में उसको वहाँ पे उतार लें। लेकिन ये जो 5, 6, 7 किताबें पढ़ने की आदत है, ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ये करोगे तो एंड में आप रिवाइज कहाँ से करना है वो पता नहीं चलेगा। 2 साल की तैयारी, 2 महीने की तैयारी, 2 दिन की तैयारी, सब इम्पोर्टेंट है। एंड में आप जो चीज़ रिवाइज करते हो वो आपकी रिसेंट मेमोरी में रहता है, उसको आप अच्छी तरह रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्ज़ाम में। जब भी कोई चीज़ समझ ना आए टीचर से जाएं, पूछें। हेल्प सीकिंग में कभी आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी से मदद लोगे तभी कोई आपको मदद देगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कभी एक दूसरे का अरे उसने तो ये पढ़ लिया होगा, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे नंबर कम आ गए, नंबरों से ज़्यादा अपने अंदर जो कमी है उसके अंदर आप लोग झांकें। सभी लोग, कंपटीशन आपका कोई लोकल नहीं है, भिलाई में नहीं है, राज्य में नहीं है, आजकल ग्लोबल कंपटीशन है। जिन भी बच्चों के अंदर क्षमता है, जॉब की कोई कमी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, एम्प्लॉयबल लोगों की कमी है। आप लोग हार्ड स्किल सीखें, सॉफ्ट स्किल सीखें। बहुत ज़रूरी है कि सीनियर्स की बातों में ना आए कि प्रैक्टिकल तो अलग होता है, वहाँ पे तो पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइनिंग से हो जाता है, नेटवर्किंग से हो जाता है। वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं सॉफ्ट स्किल, लेकिन हार्ड सॉफ्ट स्किल आदमी आगे भी सीख सकता है, लेकिन हार्ड स्किल आगे नहीं सीख सकता। जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, जो आपने अभी ग्रहण किया है, वो दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। करियर को प्राइमरीली अपने फोकस रखें, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे बचें। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे इसी उम्र में रिलेशनशिप्स में चले जा रहे हैं। हर चीज़ की उम्र है, और जिनका करियर अच्छा है उनका रिलेशनशिप भी अच्छा स्टेबल रहता है। जिनका करियर डिरेल कर गया, 80% का रिलेशनशिप भी, मैं बता रहा हूँ, आप देखना। सबको चाहिए सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक मॉरल सिक्योरिटी। क्योंकि जब आप कहीं जाओगे, जो इंडिया में कहते हैं दोस्ती इक्वल्स में होती है, और आप इतने बच्चे बैठे हो, सबका करियर एक जैसा नहीं होगा। कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा। जितना ऊपर जाते जाओ पिरामिड छोटा होते जाता है, ट्रायंगुलर है, कोई ये स्क्वायर नहीं हो है ये डेवलपमेंट। ऊपर हाई अचीवर्स हमेशा बहुत कम बन पाते हैं, लेकिन हाई अचीवर्स के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क। जितने लोग पिरामिड के टॉप पे पहुँचे हैं, वो बिना मेहनत के कोई नहीं पहुँच पाया है। यदि आप यंग एज है, आपकी एनर्जी है, इस उम्र में भी यदि आप मेहनत नहीं कर पाओगे, ये समय कभी लौट के वापस नहीं आएगा। सबके टीचर्स एक जैसे, यही टीचर पढ़ा रहे होंगे,
कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, कुछ कम पढ़ पाएंगे। समय की यूटिलिटी समझें, किसी समय को बर्बाद ना करें। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम उसे कैसे फॉलो करते हैं। फेलियर से कभी परेशान ना हों। आज के टाइम में बात नीचे भी हो रही थी, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। यदि एक फेलियर हुआ, आप अपने अंदर ढूंढ रहे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मुझे क्या कमी रह गई थी। यदि आप एक एक चीज़ को फीडबैक लें कि 100 में मुझे 42 आया, 60 नंबर नहीं आए, कितना ऐसा था जो मैंने पढ़ा था वो मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, कितना ऐसा था जो मैंने जो किताब से पढ़ा उस किताब से पढ़ा लेकिन यहाँ एग्जाम के टाइम याद नहीं आया, कितना ऐसा था जो किताब में था ही नहीं। तब हम समझ पाएंगे कि इंटरवेंशन हमें क्या करना है। बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक वाइज हम मॉक टेस्ट दें, सेल्फ फीडबैक लें। काफ़ी लोग वेट करते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम करेंगे, तो वो एंड आ जाता है। जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, यदि अनड्यू एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो आदमी को फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है। यदि आपने लगातार फीडबैक लिया है तो आपको पता है कि आप कहाँ पर हो। और यदि आप फेलियर के बाद कमज़ोर बन जाओगे तो और फेल करोगे, आप और पीछे छूट जाओगे। लाइफ पूरी निकालनी ही है हमें। जब भी फेलियर हो फिर घबराएं नहीं। आप समझें कौन सा चीज़ मैं बैठ के खुद पढ़ सकता हूँ, खुद पढ़ें। कौन सी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, टीचर से मदद लगेगी। कौन सा चीज़ ऐसा है डिस्कस करने से फ़ायदा होता है। एक सॉल्यूशन सब बच्चों के लिए नहीं हो सकता। कुछ बच्चे रात को अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह अच्छा पढ़ते हैं, दोनों अच्छी बात है। कुछ लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं, कुछ लोग बुक से पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, कुछ सीधा पढ़ते हैं। आपको देखना है आपके लिए क्या चीज़ शूट कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो हॉलमार्क हैं, अच्छी चीज़ें, हैंडराइटिंग आदमी की अच्छी हो, आदमी शाम को रिकॉल करे ना, पता चले कि मैंने पढ़ा है, मुझे याद भी है कि नहीं। यदि आपको लगता है कि आप 2 घंटे में, 1 घंटे में उस चीज़ को याद कर सकते हो, अच्छी बात है। आपको 1 घंटे में नहीं हो रहा, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो चीज़ को याद तो करना ही पड़ेगा। और यदि उसको आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, 2 बार 3 बार लिख लोगे, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत ज़रूरी है एक आंसर राइटिंग का स्टाइल होना। काफ़ी लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, आंसर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे अपने नोट्स बना के रखते हैं डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, जिससे हम जल्दी रिवाइज कर पाएँ। नोट्स मेकिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है। यदि आप लोग बना पाओगे अपना नोट्स बनाना, जो चीज़ें आप लास्ट के 1 दिन 2 दिन में रिवाइज कर पाओ, वो बहुत फ़ायदा होता है एग्ज़ाम के पहले। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले पैनिक सबसे ज़्यादा आदमी इसलिए होता है कि सिलेबस को कवर नहीं कर पाता। कवर नहीं कर पाता है तो पैनिक होता है आदमी। यदि आप खुद के नोट्स बनाओगे, फिर आप कॉपी नहीं करोगे, आप 2 पेज को कैसे में हम समराइज़ करके आधे पेज में लिख सकते हैं, तो वो आपको समराइज़ करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। एक है कि बड़े को छोटा कैसे करें और एक है छोटे को बड़ा कैसे करें। दोनों लर्न करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग आज के दिन में बहुत बड़ा स्किल है। हर बच्चे बच्ची को चाहिए कि मिरर के सामने आके कम से कम एक टॉपिक के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट बोलने की कोशिश करें। वो कैसे बोल पा रहा है, किसी जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स चल रहे हैं इस टाइम के, उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, जो अपने फील्ड से रेलेवेंट है। जो भी कॉमर्स की दुनिया में नया हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नए लेजिस्लेशंस ला रही है, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक्स में यहाँ क्या हो रहा है, आसपास के कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, ग्लोब में क्या हो रहा है, कौन सी नई इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो इंडिया में लॉज आ रहे हैं, ये लॉ में क्या कमी है, क्या अच्छा हो सकता है। कोई इंसॉल्वेंसी का लॉ आ रहा है, कभी कोई GST नया आ रहा है, कभी कोई क्लॉज नई चीज़ें आ रही हैं। सभी लोग न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ पे थोड़ा सा क्योंकि नई चीज़ों के बारे में आदमी जानता है तो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। रीडिंग हैबिट सभी लोग डालें, पढ़ें, कम से कम कुछ फिक्शन पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, कॉमर्स की चीज़ें पढ़ें, जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ें। आप जब पढ़ते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आपकी रीडिंग स्पीड जल्दी होती है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादातर एप्टीट्यूड टेस्ट में, हम केवल इस चीज़ पे परेशान रहते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके वजह से ज़्यादा समय दें, लेकिन ऐसी चीज़ों में समय ना दें जिससे कोई फ़ायदा नहीं है।
जैसे हम बात करते हैं कि फैक्ट जो र्यूमर मॉन्गरिंग है, हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, आज उसका ड्रेस ऐसा है, उसका ड्रेस लाल हो, पीला हो, नीला हो, फिर क्या फ़र्क पड़ना है हमारी ज़िंदगी में। उसने बाल कटा लिया, छोटे कर लिए, वो छोटे रखे बड़े रखे, फिर हमारी लर्निंग में कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। यदि हम ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं, और ये हमें जो ऑब्जर्वेशन अच्छी चीज़ है, हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करें, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन के बाद दिमाग में प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। जो फिजूल की चीज़ें होती हैं, अब कहानी हुई, अब कोई टीवी सीरियल देखा, उसके बारे में हम 1 घंटा डिस्कस कर रहे हैं, उससे कौन सा अगले एपिसोड में क्या होगा, अब वो जो होगा वो तो देख लेंगे अगले एपिसोड में। हम उसके बारे में डिस्कस करके हमें क्या गेन करने वाले हैं। यदि हम ये डिस्कस करें कि वो डांटी थी, वो जो गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती थी, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, तो हमारी कम से कम इमोशनल लर्निंग होगी। हम वो तो नहीं सोच रहे, उससे हम उसको उल्टे हम अपने अंदर ढाल रहे हैं, तो आप एग्रेशन देखोगे तो एग्रेशन आएगा। सभी आजकल जो लड़के इतने सारे जो पबजी और बड़े बड़े एग्रेसिव गेम्स होते हैं, गोली मारने वाले गेम्स, ऐसे वाले गेम, एग्रेसिव गेम से थोड़ा बचें, क्योंकि एग्रेसिव गेम जैसा आप देखोगे मनोस्थिति वैसी ही आपकी बनेगी। आजकल हो रहा है, गुस्सा आया, पत्थर मार दिया, वो मर गया, 10 साल जेल हो गया। हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उसकी हमारी ज़िंदगी पे कैसे असर होगा वो हम नहीं समझते। हमारा किसी से ब्रेकअप हुआ, हमने उसके अश्लील फ़ोटो अपलोड कर दिए, FIR हुआ 5 साल के लिए अंदर। हम समझते नहीं हैं हमारी छोटे छोटे हरकतों से क्या फ़र्क पड़ता है। हमें किसी से लड़ाई हुई, हमने उसको अभद्र शब्द व्हाट्सएप कर दिया, इस पर भेजा हुआ हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। दूसरा आदमी आके दिखाएगा, सर इसने मुझे ऐसा भेजा है, ये चैट है, उसके ऊपर सीधा IT एक्ट में कार्रवाई हो जाएगी। हमें फ़ोन के अंदर, मैं हमेशा बताता हूँ, हमें पासवर्ड अलग अलग रखना है। हम गूगल का भी वही पासवर्ड रखते हैं, फेसबुक का भी वही रखते हैं, इंस्टाग्राम का भी वही रखते हैं, लिंक्डइन का भी वही रखते हैं, अमेजॉन का भी, मिंत्रा का भी, कुछ नए ऐप आए डिस्काउंट, उसका भी वो ऐप खोल लिया। वो ऐप हमसे क्या मांगता है, कॉन्टैक्ट मांगता है, फ़ोटो मांगता है, वीडियो मांगता है, सब टकाटक मारते जाते हैं, टिक हम सब कुछ दे देते हैं। वो ले जा रहा है आपके फ़ोटो वीडियो, कभी कुछ गलत फ़ोटो वीडियो चले गए तो आपको फ़ोन करके एक्सटॉर्शन भी कर लेगा आपके साथ। कभी भी प्राइवेट फ़ोटोज़ को मोबाइल पे ना रखें। यदि किसी को प्राइवेट फ़ोटो भगवान भरोसे रखना भी है तो एक हार्ड डिस्क खरीदें, उससे अलग करके हार्ड डिस्क में रखें, वो सेफ रहेगा, आपका सुरक्षित रहेगा। आज के दिन में डेटा चोरी सबसे बड़ी चोरी है। फ़ोन में आप जो कर रहे हो दूसरा आदमी देख रहा है। आप देखोगे कुछ लड़के पॉर्न साइट, लड़कियाँ पॉर्न साइट पे गई, क्लिक मारा, देखा, तुरंत उसके बाद चड्डी बनियान के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। अब ये हुआ, एक रेलवे में एक बंदे ने IRCTC का टिकट लिया, उसने एक फ़ोटो दिखाया कि अरे IRCTC में ऐसा ऐड आ रहा था, तो IRCTC से लिख के भेजा, आपने ज़रूर इसी का ऐड, इसी का यही सर्च किया होगा आपने, इसलिए आपके ऐड में आ रहा है, क्योंकि कुकीज़ चलते रहता है आपके यहाँ। वो सारे आपके ऑनलाइन बिहेवियर को देखते हैं। आप देखो, यदि आप एक जूता खरीदना चाहते हो अमेजॉन पे जाके, कुछ थोड़ी देर के बाद अमेजॉन के ऐड्स, मिंत्रा के ऐड, जूते के ऐड आने लग जाएंगे। वो आपके ऑनलाइन बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं और उसी का डेटा जनरेट करके आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। आपका एक बार वो गूगल का पासवर्ड आपका हैक हो गया, मान लो आपने 10 जगह पे, लिंक्डइन का एक बार 4 करोड़ पासवर्ड लीक हुआ, एक बार जोमेटो में हुआ, सबका आपने सेम पासवर्ड रखा है, पासवर्ड गया आपका, और सारे फ़ोटो निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे आपका, पूरा 5 साल 10 साल में कहाँ कहाँ घूमे वो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। फिर आप ही को धमकाएंगे कि आप गोवा गए हुए थे, आप मुंबई गए हुए थे, आप यहाँ गए हुए थे, इस होटल में रुके थे, आपके साथ इतने लोग रुके हुए थे। फिर आप ब्लैकमेलिंग के शिकार बन जाओगे। बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन बिहेवियर पे नज़र रखें अपने। आज के दिन में यार यहाँ पे आप जो भी काम करोगे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा, और यदि आपने कोई काम किया गलत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉस्टर फ़ोन करते हैं, आप बोलो ठीक है जो करना है कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने अपना कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आपने अपना लोकेशन दिया हुआ है, तो वीडियो निकले सब कॉन्टैक्ट को भेजेंगे, हर जगह आपकी बेइज्जती होगी। वो तो होगी, कुछ नहीं कर सकते उसमें। और पैसा देना शुरू करोगे, एंड नहीं है, पहले 1000 मांगेंगे, फिर 5000 मांगेंगे, फिर 10,000 मांगेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी मशीन को मशीन ही समझ के रखें, इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जोड़ ना लें। इसमें हम
डिजिटल ट्रेट है, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ ना लिखें जिसके लिए बाद में हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता पड़े। दूसरा पार्टी यदि शिकायत करेगा तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। बहुत ज़रूरी है अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने खुशी पे कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस को देखना। हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। नेगोशिएशन स्किल, इंट्रोगेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एंगर कंट्रोल, लीडरशिप स्किल्स। आप सभी जब यहाँ से पढ़ के निकलोगे तो अपने अपने फील्ड में लीडर होगे। आपके नीचे 5 एम्प्लॉय होंगे, 2 एम्प्लॉय होंगे, 10 एम्प्लॉय होंगे। कहीं कंपनी में काम करोगे, वहाँ आपके एम्प्लॉयज रहेंगे। आप कैसे उनके लिए कंसर्न शो करते हो, कैसे उनको मोटिवेट करते हो। लीडर वो अच्छा होता है जिसके नीचे वाले लोग जो है उसमें अपने फादरली फिगर देखें, उनको लगे कि ये आदमी हमारे लिए है, वो कुछ बोलेगा। आप देखें जो कैरिस्मेटिक लीडर्स, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स दुनिया भर में होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो अलग होते हैं। लीडरशिप अलग अलग होती है। एक होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जो अपने काम दिया करवा लिया। एक होता है ट्रांसफॉर्मेटिव, जो कुछ नया करते हैं। उसके ऊपर कैरिस्मेटिक होते हैं, जिनकी बातों में जादू रहता है। तो यदि आप जितने लोगों से बातचीत करोगे उतनी आपकी एम्पैथी डेवलप करो। आप लोग, दूसरा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। यदि किसी ने मुझे गुस्से में कुछ बोल दिया तो आप सोचो ये गुस्से में क्यों बोली होगी, फिर घर में तो कोई तकलीफ़ नहीं है, इसके कुछ परेशान तो नहीं है, मैं इसकी परेशानी जानता हूँ। आप उसमें एम्पैथी रखोगे तो आप भी खुश रहोगे। आपको मालूम है कि वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो परेशान है। तो आप गुस्से की जगह आपको प्यार आएगा, कंपैशन आएगा उसके लिए। और यदि आप केवल अकड़ में रहोगे तो लड़ जाओगे। रिलेशनशिप बनाने में बहुत समय लगता है, टूट तो तुरंत जाता है। और जो लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखते हैं लाइफ में, आदमी हो सकता है कभी हमारे बातें आपस में ना जमे, आदमी प्यार से अलग हो जाता है। हमेशा एक मार्जिन रहता है हम दोबारा जब मिलें, क्योंकि आज आप लोग एक साथ हो। हमेशा लाइफ में कोहोर्ट चेंज होते रहता है। आज ये 60-70 लोग साथ हैं, ये कहीं जाएगा, वो कहीं जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ उस कंपनी में तो 15-20 रहेंगे, नया कोहोर्ट बन जाएगा। एक आदमी की ऐसी पर्सोना होनी चाहिए कि जब भी उसके बारे में लोग डिस्कस करें तो बात करें, अरे वो तो ऐसा था, वो अच्छा था, उसने मेरी ये मदद की थी, उसने मेरे लिए अच्छा किया था। यदि ऐसी पर्सोना आप कैरी कर पाओगे तो हर जगह आप रेस्पेक्ट जनरेट करोगे। भाषा अपनी भद्र बिल्कुल जो है। अब देखो, यदि आपने एक बार अभद्र भाषा सीख ली, हमेशा आपको नुकसान रहेगा। और एक ही बताता हूँ, अभद्र भाषा आप हिंदी में दो या अंग्रेजी में दो, वो है तो अभद्र ही। कुछ लोग ये सोचते हैं इंग्लिश में यदि हम गालियाँ दे रहे हैं तो हम स्मार्ट हैं, हिंदी में दे रहे हैं तो हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी चीज़ सबको सुनने में अच्छी लगती है, ख़राब चीज़ सबको सुनने में अच्छी लगती है। भाषा आप अच्छी रखोगे तो बहुत, आपने लड़ भी लिया तो भी दूसरे आदमी का एक चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन रहता है। लेकिन भाषा आपने अभद्र बोली, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसे चुभ जाएगा, तो रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप लोग डेली कुछ अच्छा करने की कोशिश करो जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सको कि आज मैंने ये चीज़ अच्छा किया। लाइफ में अच्छा करने का, आप लाइट खुला हुआ है वो आपने बंद कर दिया, कहीं कूड़ा दिखा उसको उठा के रख दिया। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब आप किसी ने फेंका और आपने उठा के उसको कूड़े में फेंक दिया, वो आदमी इतना लज्जित हो जाएगा ना, वो अगली बार से कभी नहीं फेंकेगा। हम केवल दूसरों में देखते हैं, उसने क्या किया, उसने क्यों किया, उसने नहीं किया तो हम क्यों करें। ऐसे लोग हमेशा फॉलोअर रह जाते हैं। जो लोग खुद कुछ अलग करते हैं उनके पीछे जनता फिर फॉलो करती है। तो आपको ये देखना है कि आपको फॉलोअर बनना है। फॉलोअर बनना भी अच्छी चीज़ है, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको फॉलो करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन इस मुकाम पे पहुँचो कि लोग आपको आइडियलाइज कर पाएँ और आपकी चीज़ों को अनुसरण कर पाएँ। आप छोटी छोटी चीज़ अच्छी करोगे, आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप और एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। अरे दिन भर आप गड़बड़ काम कर रहे हो तो आदमी माने ना माने अनकॉन्शियस माइंड में आदमी को लगता ही है मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी। तो गलती को छुपाने के लिए आदमी आर्टिफिशियल खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। आर्टिफिशियलिटी आदमी को कभी सेटिस्फैक्शन की ओर लेके नहीं जा सकती। कभी किसी को परेशान करने के लिए जानबूझ के निगेटिव कमेंट ना दें।
वो आदमी मालूम है रिजल्ट ख़राब हो गया उसका, फिर उसे पता है हमें उसका रिजल्ट ख़राब है, तब भी पूछ रहे हैं अरे कैसा रिजल्ट हुआ यार तुम्हारा। ये बहुत कॉमन है। अब पता है वो आदमी दुखी है, उसका हम दुख बांट नहीं सकते, उसको और दुख हम बढ़ा रहे हैं। तो फिर ऐसे आज आप उसको दुखी कर रहे हो, कल को 10 आपको दुखी करेंगे। ज़िंदगी कभी समान नहीं रहती, आज आपका दिन अच्छा चल रहा है, कभी ख़राब हो सकता है। यदि आज कोई दुखी है, उसको आपने हैंड होल्डिंग किया है, वो आदमी ज़िंदगी भर याद रखेगा। एक आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो लोग पॉजिटिव काम करते हैं ना, उनके बॉडी में एक पॉजिटिविटी रहती है और रेडिएट करती है चारों तरफ। लोग ऐसे लोग को सुनना चाहते हैं, ऐसे लोग से बैठना चाहते हैं, ऐसे लोग से एफिलिएट करना चाहते हैं। और नेगेटिव लोग क्या हैं, वो खुद भी नुकसान करते हैं और उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी नुकसान होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स बनाएं जो आपको आगे की तरफ ले जाएं। फ्रेंड्स की संख्या पे ना जाएं, 2-3 क्लोज फ्रेंड्स बनाएं जिनके साथ आप अपनी बात रख सकते हो। पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने सिबलिंग्स हैं उनके साथ शेयर करें, क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो उसकी तरफ रहो। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, कलर है, हाइट है, फिजिकल एट्रीब्यूट है, इसको भूल जाएं। ये तो भगवान ने जो बना दिया ये भगवान की देन है, इसमें अपनी क्या मदद, अपना तो कुछ है ही नहीं भाई। जिसको नाक टेढ़ा होना था, सीधा होना था, कान होना था, हाइट होना था, इसमें हमने क्या किया? भगवान ने निकाला, भगवान ने बड़ा किया, भगवान की देन है। भगवान की चीज़ों पे ना जाएं। जो आपने खुद गेन किया है अपनी ऑरा के ऊपर। और मैं नीचे ही बता रहा था कि भाषा और बोली सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, कुछ महीने तक चलते हैं बस। लेकिन जिनकी भाषा अच्छी है, जिनका स्वभाव अच्छा है, ऐसे लोगों को हम सालों याद रखते हैं। आप देखेंगे क्योंकि लोग किन्हें सुनना पसंद करते हैं। दुनिया भर में हिस्ट्री उठा के देख लेना, विवेकानंद से लेके गांधी से तक, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जितने लोग हैं, ये लोग अपनी सुंदरता के लिए दुनिया में इनका डंका नहीं बजा, अपने स्वभाव और अपने बिहेवियर के कारण बचा। मेमोरायर पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्या अच्छा किया, कैसे किया, तो आपके अंदर कुछ आदर्श आएंगे। यदि आप नेगेटिव चीज़ें सुबह शाम तक सुनोगे तो आपके अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं घर बना लेगी। यदि हम सुबह शाम जो चीज़ हमें फ़ायदा ही नहीं करना हो क्यों देखना। एक वीडियो वायरल हुआ, किसी ने चाकू मार दिया, सब देख रहे हैं, करोड़ों लोग उसको। वो चाकू मार दिया, एक तो उसने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, और उसको आप देखोगे तो फिर आपके दिमागों पे क्या असर पड़ेगा। ऐसी चीज़ देखना ही क्यों जो खुद को कहीं फ़ायदा ना दिला पाए। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने। जब भी खाली बैठें, हम यदि मार धार, एग्रेशन, अभद्र शब्दों को देखेंगे तो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो आपके अंदर घर बनाएगा ही बनाएगा। जब भी खाली समय रहे, व्यर्थ करने से, बिना मतलब के बातें करने से अच्छा है शांति से आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेट करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। आपको एक सेंस ऑफ पीस मिलेगा। हर आदमी कम से कम आधा 1 घंटा या तो वॉकिंग करे, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, बहुत ज़रूरी है। हर आदमी अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान दे। टाइम पर खाना, सुबह, दोपहर, शाम, फिक्स टाइम पे बहुत ज़रूरी है। हम कभी 8 बजे रात में खाए, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को गड़बड़ करता है। वही चीज़ स्लीप के साथ है। यदि 12 बजे सोना है, डेली 12 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, डेली 11 बजे सोना है। बहुत ज़रूरी है कि सोने के पहले हम लाउड म्यूजिक, कॉफ़ी, अब पीना ही है कॉफ़ी तो 4-5 बजे पी लें, और 10 बजे सोना है, हम 9:30 बजे कॉफ़ी पियेंगे ना, ठीक है, सो पाएंगे ना जग पाएंगे। और मैंने देखा है जो कॉफ़ी पी पी के पढ़ाई करते हैं ना, उनका पूरा ध्यान नींद भगाने में लगा रहता है, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है। यदि जब एकाग्र होकर पढ़ते हैं तब तो हमें याद करने में मुश्किल आती है, और हम बिना एकाग्रता के यदि पढ़ेंगे तो कितना हमारे अंदर जाएगा, ये सोचने की बात है।
सर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, बहुत नींद आती है पढ़ते समय घर में। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हाँ देखिए, लॉ, यदि हम लॉ के पीछे उसकी मंशा जानेंगे, लॉ क्या कहना चाहता है वो जानेंगे, और क्या पनिशमेंट है। देखिए कोई भी लॉ जो बनता है दुनिया भर में, कॉमर्स के लॉ थोड़े क्योंकि फाइनेंशियल लॉज हैं, लेकिन वो लॉ क्यों बना यदि आप सोचेंगे तो आपको उसका प्रिंसिपल समझ में आएगा। लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो लॉ के आप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट, पहली चीज़ तो है कोई भी लॉ को तोड़े तो उसको देखें कि अपने काम का उसमें क्या क्या चीज़ है। क्योंकि आप देखिएगा ना, कुछ लॉ जो है पुलिस के काम का होता है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, कुछ होता है जो आपके कॉमर्स वालों के काम का है, कुछ है जो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए है। तो आप लॉ में देखें, उस लॉ को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके कुछ केस लॉज देखें कि उस पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसमें आप कुछ जजमेंट्स पढ़ें। देखिए क्या है कि अभी आप लोग अप्लाइड और एक बेसिक, अभी आप लोग बेसिक पे हैं। जब आप आज के टाइम में क्या है कि चीज़ों को समझने के लिए आपको 3-4 एंगल पे जाना पड़ेगा। एक है कि पहले लॉ के इम्पॉर्टेंट बिंदी हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव टू रेट्रोस्पेक्टिव, एक रेट्रोस्पेक्टिव टू प्रोस्पेक्टिव। पहले आप लोग देखें, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट देखें 4-5, ये 4-5 बुलेट पॉइंट हैं, तो 5 बुलेट पॉइंट को दिमाग में रखें। वो 5 बुलेट पॉइंट दिमाग में रहेंगे, जो आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें कहाँ पर वो चीज़ें हैं उसको आप देखने की कोशिश करोगे। उसके कुछ MCQs हैं वो देखो, उस MCQ को ढूंढो उस लॉ के अंदर। तो कुछ, क्योंकि MCQ जनरली जो बनते हैं ना वो इसलिए बनते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रेयर चीज़ पे और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे नहीं बनाते हैं। तो आप वो MCQ का A ऑप्शन देखो, क्यों आंसर क्या है, B है, A क्यों नहीं है, C क्यों नहीं है, D क्यों नहीं है, A किसका आंसर होगा, C किसका आंसर होगा, D किसका आंसर होगा। आप उसकी वैरायटी देखोगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होगा नेट के ऊपर, आप उसको देखोगे। उसी लॉ के ऊपर काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने ज्ञान दिया होगा, आप उस यूट्यूब पे देख सकते हो उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सुनने में, वीडियो बना हुआ है, उसमें इमेज बना हुआ है, उस पर कोई प्रेजेंटेशन है, वो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है वो 1 घंटे में आपको केवल काम की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में 2 मिनट की चीज़ मिले, जो काम की मिले उसको आपने समझ लिया, उसको आप बुक में वहीं पे लिख लिया। आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे कि भाई तुम 5 पूरे लॉ के बारे में मुझे 5 पॉइंट बताना, मैं तुम्हें 5 पॉइंट बताऊंगी। जब आपको 5 ही पॉइंट बताना है उस पूरे लॉ से, तो आप काम की चीज़ बताओगे। सारी धाराएं जानना जरूरी नहीं है, कौन सी धारा क्या कहना चाहती है, कब वो काम आता है, उस पर कौन सा कोई बड़ा फ्रॉड हुआ हो, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंटरप्रिटेशन रही हो, वो कभी मीडिया में, कभी किसी चीज़ में रेलेवेंट हो, न्यूज़ में हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं भी, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है या बड़ा CA होता है या बड़ा कोई प्रोफेशनल होता है, वो किताब पूरे टाइम नहीं पढ़ता रहता। जो चीज़ उस टाइम चल रही होती है, रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को वो जानता है और वही चीज़ वो पूछता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको एक डिस्कशन फॉर्म में समझें, उसको हम बेयर लॉ ना बना दें। बेयर एक्ट होता है, नाम ये बेयर, लेकिन वो बेयर नहीं, उसको कपड़े उपड़े पहना के अपने को क्लोथेज बनाना है, और जितने अच्छी तरह उसको आप तैयार करोगे वो उतना अच्छा है। बेयर तो हम एक जैसे होते हैं ना, खूबसूरती तो डालने में होती है, तो आप डालो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे हम लोग भी, जैसे हमारे भी PMLA है, हमारे काम का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो हम उसमें देखते हैं हाँ भाई ये एक्ट क्यों बना, क्योंकि उस टाइम मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हुई होगी, ये बड़े बड़े घोटाले हुए होंगे, उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्या क्या रोल है, उसमें कौन सी एजेंसी उसकी जांच करती है, वो बाकी एक्ट से क्यों अलग है। पहले भी इनकम टैक्स के एक्ट थे, पहले भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, इसमें क्या अलग है, नए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या इंटरप्रिटेशंस किए हैं, क्या इसमें नया हो रहा है, इसमें लोगों ने क्यों चैलेंज किया है, इसको किस ग्राउंड पे चैलेंज किया है। लेकिन वो तब होगा जब आप बेयर एक्ट समझ पाओगे ठीक से। यदि आपने बेयर ही नहीं समझा तो हाइब्रिड और एडवांस चीज़ें कहाँ समझ पाओगे। आप जियो उस एक्ट को, मतलब आप सोचो खाली टाइम में कि अरे यार ये सेक्शन 2 था, ये ऐसा था, इसको ऐसा क्यों बनाया होगा। फिर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप PMLA के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा कि एक्ट
ये पार्लियामेंट में जब बनी थी जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने ये चीज़ें बोला था, दूसरे लोगों ने ये चीज़ बोला था, ये बन के निकला था। ये नया लॉ आने वाला है, PRS पे जाके देखोगे नए एक्ट जो बन रहे हैं, ये हमारे काम का कौन सा एक्ट है। इसमें अभी एक्ट नहीं, पहले तो वो ड्राफ्ट रहता है, ड्राफ्ट पे डिस्कशन हो रहा होता है। देखो नॉलेज का कोई एंड नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ना कि अब एक्टिव डिस्कशन करोगे। जो लोग पहले ग्रुप बनाते थे, लीगल ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, तो अलग बात है। यदि हम 2-3 अच्छे लोग मिलकर इसको डिस्कशन भी आपस में करें, यदि हमने एक एक्ट पे एक दिन दे दिया कि हर आदमी इसके बारे में खड़ा होगा, 10-10 लाइन बताएगा, पढ़ के नहीं बताएगा, अपने हिंदी में या इंग्लिश में ही अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बताएगा, तो हर आदमी यदि कुछ कुछ चीज़ें बताएगा, आप सुनोगे तो एक इतना बड़ा एनरिचमेंट होगा। उसको हम केवल बेयर की तरह ट्रीट करेंगे ना और रटने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी जो है हमारे तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहेगा। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम याद करते हैं, हो सकता है हम भूल जाएं आने वाले समय में, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है तो ये फ़ायदा है कि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्ट खोलेंगे, तुरंत हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ है। हमें बाद में काम करना है तो किताब के साथ ही काम करना है, ओपन बुक सिस्टम ही है। कोई हमें ये थोड़ी कहेगा कि रट के बता दो क्या है। तो यदि आपने पढ़ा हुआ है, आप समझे हुए हैं। और दूसरी बात क्या है, देखिए एक होता है नॉर्मल, ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप तब बन पाओगे जब एक्ट के न्यूएंसेस को आप समझोगे। जब आप न्यूएंसेस को समझोगे तो अपने हिसाब से आप उसको री इंटरप्रेट कर पाओगे। बेयर एक्ट हर जगह सेम रहता है, एक लॉयर अच्छा होता है, एक लॉयर ख़राब होता है, क्यों भाई? सेम बेयर एक्ट सब पढ़ते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भीड़ लगी हुई है, एक के पास कोई नहीं जाता, क्यों भाई? उसको आप पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन अपने क्लाइंट के फेवर में तभी कर पाओगे जब आप एक्ट की निटी गिटी को जानोगे, तभी आप बता पाओगे इसको हम कैसे फ़ायदा उठा पाते हैं। अब मेरी लीगल सिस्टम पे इतनी पकड़ है कि कोई व्यक्ति आए तो मैं उसको एडवाइस कर सकता हूँ कैसे इसको लपेट सकते हैं और कैसे इसको निपटा सकते हैं, कैसे इसको छोड़ सकते हैं। वो तब है, 2 नंबर के काम के लिए भी 1 नंबर का दिमाग चाहिए। और 1 नंबर का काम करना हमेशा आसान है, 2 नंबर का काम खूबसूरती से करना। और 2 नंबर का चैंपियन वो है जो काम करे और पकड़ाए भी नहीं। यदि करके पकड़ा गए तो क्या है, लोग कहते हैं ना झूठ बोलना भी एक स्किल है, कॉन्फिडेंस चाहिए अंदर से। तो वही आप लॉ को समझें, लॉ की आत्मा में जाएं कि उस समय अब PMLA 2002 में क्यों बना, 80s में क्यों नहीं बना, 60s में क्यों नहीं बना, उसी टाइम क्या आवश्यकता पड़ी, किन धाराओं का क्या फ़ायदा है। आप एक एक शब्द उसमें इम्पॉर्टेंट है। शेल अलग है, मे अलग है, विल अलग है, इफ अलग है, वाज अलग है, एक एक शब्द का उसमें इंटरप्रिटेशन है। लॉ को जिए, क्योंकि लॉ ऐसी चीज़ है उसमें आपकी पकड़ बन गई तो आप एज एक्सपर्ट हर जगह बोल सकते हैं। और एक्सपर्ट की तरह तभी आप बोल पाओगे जब उस चीज़ पे आपकी मास्टरी रहेगी। आधा अधूरा आदमी कभी मास्टरी के साथ नहीं बोल सकता, वो भी इंटरनेट के ज़माने में। एक आदमी कुछ बोलेगा 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, सर ऐसा नहीं ऐसा है। आप कोई भी चीज़ लिखोगे ब्लॉग में, 10 आदमी उसके तुरंत स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, इंटरनेट में सब बराबर हैं, 1 सेकेंड पास भी स्क्रॉल कर सकता है आपको। और लाइफ में जो आदमी क्रिटिसिज्म के लिए ओपन है वही आगे बढ़ सकता है। आदमी को यू शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। कोई यदि आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, सोचें कुछ तो सच्चाई होगी, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। जो आदमी इम्प्रूवमेंट का स्कोप छोड़ दे, वो नदी और पॉन्ड में यही अंतर है ना। पॉन्ड में क्या होता है, पानी ठहराव आ जाता है, जिंदगी में ठहराव आने ना दे। इतने सीनियर लोग हैं, ये लोग भी लर्न करते रहते हैं, हम भी लर्न करते हैं, हर चीज़ होता है, कोई बताता है ये अच्छा है, हाँ भाई ठीक है ये अच्छा है। डोमेन नॉलेज की इज्जत करें। वो डोमेन नॉलेज किसी के पास हो सकती है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है टीचर से अच्छा हो, लेकिन टीचिंग अलग स्किल है, कोचिंग अलग स्किल है और स्टूडेंट होना अलग है। काफ़ी बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं, वो अच्छे टीचर नहीं बन पाते, अच्छे कोच नहीं बन पाते, एज स्टूडेंट बहुत सक्सेसफुल हैं। इसीलिए टीचर की कद्र करें। टीचर के पास सालों का एक्सपीरियंस है, बताने का एक्सपीरियंस है, समझाने का एक्सपीरियंस है। वो चीज़, बहुत चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते। यदि हर चीज़ हम खुद ही लर्न कर पाते
ना स्कूल की आवश्यकता होती, ना कॉलेज की होती, ना इंस्टीट्यूशंस की होती। दुनिया भर में जब से सभ्यताएं बनी हैं तब से कुछ चीज़ें रही हैं, एक गुरुकुल, एक पुलिस, एक टैक्सेशन। दुनिया भर में जब से इतिहास आप खोल के देख लो, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है कि ये 3 चीज़ें ना रही हों। वैद्य, चौथा बीमारियां हर हमेशा रही हैं। तो गुरुकुल और गुरु की, और जो आदमी सीखना चाहता है उसको हमेशा सर नीचे रखना चाहिए, तभी शिक्षक सिखाता है। क्योंकि यदि हम ईगो रखेंगे कभी सीख नहीं पाएंगे। और परिपक्व आप तभी होगे जब सीखोगे। अभी ये उम्र है कि जितना हो सके बटोरो, सीखो, समय की कदर करो, हर मिनट हर घंटा इम्पोर्टेंट है। जितनी चीज़ों को आप सीखोगे, जितना डिस्कस करोगे आपस में, और लॉ का तो मेरा हमेशा ही एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपस में आप डिस्कस करोगे, उसके कौन से केसेज हुए हैं इस लॉ के ऊपर, कैट ने क्या बोला, ट्रिब्यूनल ने क्या बोला, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने क्या बोला, किस ग्राउंड पे काटा, सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे ओवरटर्न किया। आपने एक बार केस लॉ पढ़ना शुरू कर दिया ना, प्रैक्टिकल चीज़ें जानना शुरू कर दी है ना, फील्ड में प्रैक्टिकल चीज़ें, जो लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें, उस प्रैक्टिकलिटीज पे ना जाओ 2 नंबर का कि इधर से उधर दबा लिया, उधर से वो कर, वो तो अलग चीज़ है। आप पढ़ें कि आपकी नॉलेज से आप चीज़ों को बहुत संभाल पाओगे। शॉर्टकट से दूर रहें। काफ़ी लोग नए बात आते हैं, शुरू में गड़बड़ काम करने लग जाते हैं। वो ज़माना गया जब डॉक्टर्स को, सीएस को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन था। अब डॉक्टर्स भी धरे जा रहे हैं, सीए भी धरे जा रहे हैं, और बढ़ता ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ, परसों ही मैंने देखा कि जो अमेंडमेंट आया है पीएमएलए में, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी लायबल हैं यदि वो क्लाइंट का की तरफ से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में। वो टाइम गया। यदि आपको नॉलेज नहीं रहेगी, अपना सिग्नेचर अपना ही है, जब सब चीज़ पढ़ के करके ही साइन करना है। ये नहीं बोलना इसके बोलने पे कर दिया, इसके कहने पे कर दिया, इसके, आप ही जिसके सिग्नेचर है वही उसके लिए जिम्मेदार है। और नॉलेज नहीं रहेगी तो 10 तरह के लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और फिर आज आप एक्सपर्ट हो, कोर्ट में एज एक्सपर्ट विटनेस जाते हो, कल को आप दूसरे साइड भी हो सकते हो। इसीलिए अपने हार्ड स्किल्स पे फोकस करें। आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, उसमें जो लॉज हैं उसका फ्लो चार्ट बनाएं, उसके एक एक सेक्शन के ऊपर कभी कोई डिस्कशन करें, व्यूज़, काउंटर व्यूज़ रखें। क्योंकि कभी फरमाए नहीं कि ये चीज़ हमें नहीं आता। ये तो उम्र ही है सीखने की, लाइफ भर आदमी सीखता है, करता है। सेकंड क्वेश्चन, बच्चों कुछ पूछना चाहते हो? सर ग्रुप तो बहुत बने हुए हैं, संतोष राय के लड़के ऐसे सब बने हुए हैं। हाँ, ये भी ध्यान दें कि हम व्हाट्सएप पे क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्या करते हैं, अरे यार ये मूवी आई है, शाम को चलें क्या, यहाँ पार्टी कर लेते हैं। उस पर मान लो दूसरा आदमी ने, ये होटल अच्छा नहीं, ये होटल अच्छा है, अरे वहाँ का पिज़्ज़ा अच्छा है, वहाँ का बर्गर अच्छा है। अब ये सब चीज़ें यदि हम, प्रिमिटिव लेवल ऑफ थिंकिंग है ये, कि हम पिज़्ज़ा और बर्गर पे ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। मुंह लटका के बैठे रहते सर, उसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, ऐसा करके। और देखो धोखा क्या है ना, लाइफ में छोटे छोटे धोखे अच्छे भी हैं, लेकिन बड़े नहीं होने चाहिए। और क्या है, हर रिलेशनशिप फेलियर आदमी को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाता है। ये आप, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3-4 महीने ख़राब हो जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले तो मैं, यदि किसी को प्रपोज करना भी है तो एग्ज़ाम के बाद करें, जो कम से कम 3-4 महीने आदमी झेल ले। मैंने देखा एग्ज़ाम से जस्ट पहले, और वो एग्ज़ाम ही नहीं गया वो देने, और एक तो एग्ज़ाम देने नहीं गया, हल्ला भी कर रहा है, अरे मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा, मेरा तो फेलियर हो गया। अरे यार तो हो गया तो बता के क्या वो मेकअप हो जाएगा क्या? आदमी को हमेशा अच्छी चीज़ों का ढिंढोरा पीटना चाहिए, और ख़राब चीज़ों का कुछ लोगों में डिस्कस करके उससे निकलना चाहिए।
कुछ लोगों को ये लगता है कि हम रोते रहेंगे, हम फेसबुक पर डाल दिया आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, और 10 लोग कमेंट करेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुम ठीक हो। जो लोग लिख रहे हैं ना उनको कोई मतलब नहीं है, मजे लेने हैं। और वही 10 लोग को फ़ोन करेगा, सुना क्या तुमने, उसका भी ब्रेकअप हो गया, अरे मैंने सुना है उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, पूरी र्यूमर मॉन्गरिंग होगी उसके बाद, तिल का तार। तो इसीलिए अपने क्या चीज़ें पब्लिक की डालना है उस चीज़ को समझें, हमेशा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट रखें, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा सीधा बातचीत करें, लोगों से दुख शेयर करें। सोशल मीडिया सोशलाइजेशन के लिए है, कौन कहाँ पे है, कब है, क्या कर रहा है, ठीक है, थोड़ा जानकारी हो जाती है, अपने को अच्छी चीज़ है, ये टूल है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। आज के में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, स्नैपचैट से सब आ गए हैं, लेकिन फिक्स टाइम डेली। और ये भी है कि ये तुरंत व्हाट्सएप चेक करने की आदत ख़राब है। मैं देखता हूँ लोगों को एक बार 10 मिनट बाद देखा क्या है, फिर 5 मिनट के बाद क्या है, अरे वो क्या हो जाएगा 5 मिनट में, ऐसा कौन सा दुनिया रुक जाएगी आपको, नहीं देखोगे आप व्हाट्सएप। तो पढ़ाई के टाइम साइड रखना है, और बता रहा हूँ ऑफलाइन से अच्छी कोई पढ़ाई नहीं है। एग्ज़ाम में रिवाइज आदमी ऑफलाइन चीज़ें ही कर सकता है, ऑनलाइन प्यार भी गड़बड़ है, ऑनलाइन पढ़ाई भी गड़बड़ है, ऑनलाइन सब गड़बड़ नहीं है, ऑनलाइन ध्यान से करना है। ऑनलाइन बहुत चांस होता है धोखे में पड़ने का। ऑनलाइन में आदमी को सही चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्या काम की चीज़ है, कौन अच्छा है क्या ख़राब है। ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिलेगा, सब अच्छा है गारंटी थोड़ी है। कोई आप भी एक्सपर्ट हो, कुछ लिख दो ऑनलाइन, अब वो क्या वो एक्सपर्ट ने लिखा है कि नॉर्मल कॉमनर ने लिखा है, उसको परखने के लिए भी आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। एक टॉपिक पे 1000 वीडियोज़ मिलेंगे आपको, लाइन कौन अच्छा है कौन ख़राब है, किसमें कितनी नॉलेज है, कौन कितने मिनट का है, कौन कितना। कोई आपको अच्छा मटेरियल दिखाओ, दूसरे को आप शेयर कर सकते हो, ये लिंक अच्छा है। हम आज पढ़ाई की जो अच्छी चीज़ शेयर करते हैं नहीं, हम तो शेयर क्या करते हैं, यही सब चीज़ें, पिज़्ज़ा और बर्गर। हम अच्छे कुछ नोट्स बनाए जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तुरंत रिवाइज हो सकता है, उसको ग्रुप पे डालें, बाकी लोग भी उसको एंजॉय करें। तो हम तो बाकी में भी कंपटीशन में रहते हैं, अरे यार मैं तुम्हें नोट दिया था फ्रेंड समझ के, तुमने उसे क्यों दे दिया, उससे तो बनती नहीं मेरी। अरे नहीं बनती तो वो पढ़ लेगी तो आपका क्या उखाड़ लेगी। नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हर चीज़ कॉन्फिडेंस से आता है। यदि आप कुछ बनाओगे दूसरे को भेजोगे, वो थोड़ा और उसको इम्प्रूव करके फिर आपको वापस भेजेगा। ये जो क्राउड सोर्सिंग है ना, वो इम्प्रूव होते चले जाता है। जिन लोगों ने भी नॉलेज को रोक के रखने की कोशिश की है ना, वो पीछे छूट जाते हैं। आप लोग हर सब्जेक्ट को कैसे आइडियल ढंग से पढ़ना है उस स्ट्रैटेजी पे जाएं। एग्ज़ाम के प्रॉपर पैटर्न को समझें। एक आंसर राइटिंग, एक बहुत MCQ सॉल्व करने का एक अलग निक होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम देने का एक अलग निक होता है। सब्जेक्ट फास्ट राइटिंग है, अच्छी हैंड राइटिंग है, टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा गया है वो लिखना है। पूछा है क्रिटिकली एनालाइज, आप उसकी विशेषताएं लिखे जा रहे हो। लिखा है डिफ्रेंशिएट, और आप दोनों चीज़ों के बारे में लिखे जा रहे हो। पूछा है आम और केले में अंतर क्या है, आप लिख रहे हो आम जो है छिलका होता है, केले में भी छिलका होता है, दोनों छिलका, आम ऐसे चिबोगे। अरे जो पूछा है वो लिखो ना, जो हमने पढ़ा है वही लिखेंगे, ये थोड़ी है। क्योंकि ज़रूरी है जो आप लिख रहे हो पढ़ने वाले को, उसके लिए आप कंपेल करो कि वो पढ़े। जैसे अच्छा वक्ता कौन होता है, तो नीचे जगा के रखे। अब यहाँ 90% लोग जगे हुए हैं, 90% ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, मतलब वक्ता अच्छा है। कुछ आंसर शीट इतना ख़राब होता है कि वो हरासमेंट है बेचारे उस टीचर के लिए। लगता है क्या कुकर्म किए हैं, मतलब एक एक लाइन पढ़ने पे आंखों पे जोर पड़ता है। अरे चश्मा ना है तो चश्मा लग जाएगा उसका एक दिन आंसर शीट पढ़ने के बाद। और आप सोचो यदि उसको आप इतना हरासमेंट कर रहे हो तो बदला किस पे उतारेगा, आंसर शीट पे। वही चीज़ है। एक है इतना अच्छा फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स है, हेडिंग है, हाईलाइट किया हुआ है, डिफरेंशिएट पूछा, टेबल बना के डिफरेंशिएट किया हुआ है,
तो देख के उसको लगेगा अच्छा है। और आप देखोगे ना एग्जामिनर्स इतना फास्ट पेपर चेक करते हैं ना, और टकाटक पेज बदलते हैं, नंबर डालते जाते हैं, तब भी वो नंबर सही डलते हैं। एक तो उनका एक्सपीरियंस है और दूसरा प्रेजेंटर की क्वालिटी है। यदि आपने अच्छी चीज़ भी गलत ढंग से लिखी होगी, फिर कहोगे यार साल भर मैंने पढ़ाई किया, पूरा लिख के आया मैं। अरे आपने पढ़ने ही नहीं दिया बेचारे एग्जामिनर को, उस पर आँखों में अपने चश्मे लगवा दिए, तो क्या करेगा वो। वही चीज़ एमसीक्यू के साथ है। एमसीक्यू भी लोग कहते हैं कुछ कि अरे यार वो तो तुक्के भी मारता है तो सही है। तुक्के कभी सही नहीं होते, वो नॉलेज गाइडेड तुक्के होते हैं। जितना पढ़ोगे आपको एक हिंच आएगा। आप हर एमसीक्यू के ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा नहीं ये तो बी तो नहीं हो सकता। यदि हमने एक भी रूल आउट कर दिया तो 1/3 चांस है सही होने का। निगेटिव मार्किंग 1/4 है। तब भी आप 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 में आपके 10 की जगह 15 सही होंगे। 5 क्वेश्चन का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ध्यान से करते हो, 2 चुका इसको रूल आउट करते हो। कुछ लोग पेपर देखते ही पैनिक हो गए, उनका हार्ट बीट फिर 200-250 एयरक्राफ्ट बन गया उनका दिल और दिमाग। अरे भाई दिल तो धड़कने के लिए है, उसको सही धड़काना है ना। नहीं है, थोड़ा पानी पी लिए 2 मिनट, कूल हो गए। हमारे लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अरे भगवान का नाम लेके पहले 30 से स्टार्ट करता हूँ। 30 कौन सा है, लॉटरी है। 30 से शुरू किया, 2 क्वेश्चन किया, नहीं 30 गड़बड़, 50 से स्टार्ट करता हूँ। पलट के 50 पे गए, 2-4 बार पलटा, फिर क्या किया, एक सीक्वेंस मिस कर गए। 50 का 51 पे मार दिया, 51 का 52 पे मार दिया, 52 का 53 पे मार दिया। फिर थोड़ी बाद देखे तो सीक्वेंस ही उल्टा हो गया हमारा। 60 पे पहुँचे, देखे 61 मार्क गए, तो फिर घबराए। तो पैनिक जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्वेश्चन पेपर देखो, जो आपने स्ट्रैटेजी पहले बना रखी है उसी स्ट्रैटेजी के साथ करें। हम स्ट्रैटेजी को सीधे एग्जाम हॉल में भी चेंज करते हैं तो उसके बहुत निगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। अरे आपने सोचा हुआ है कि मैं इस कॉमर्स से, मैं लॉ से स्टार्ट करूंगी, फिर मैथ्स का करूंगी, फिर अकाउंटेंसी करूंगी, तो उसी ऑर्डर में रहे। या ऐसा ना हो कि पहले कुछ प्लान किया है, वहाँ जाके कुछ और हमने एग्जीक्यूट कर दिया। वैसे भी हार्ट रेट बढ़ा के कोई नंबर तो बढ़ने में नहीं, ऐसा नहीं हार्ट रेट 200 होगा नंबर 200 हो जाएंगे। उल्टे जितना हार्ट रेट बढ़ेगा नंबर उसी हिसाब से कम होते जाएंगे। जितना पढ़ा है उतना करेंगे। यदि आप सुकून से सोच के करोगे, जो आदमी एग्ज़ाम हॉल में पेशेंस रखता है लास्ट डे डी में, वो भी कम से कम 2-3% नंबर एक्स्ट्रा ले आता है। और 2-3% में तो मेरिट लिस्ट ऊपर से नीचे पलट जाती है। ये वैसे ही है, कोई प्लेयर कितना भी अच्छा हो ग्राउंड में जाके नहीं खेलेगा, तो नेट में कितने भी चौके छक्के मार रहा है, वो एग्जाम परफॉर्मेंस भी करना एक आदमी की एक काबिलियत है ना। एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन 9 से 12 एग्जाम होता है, यदि मेन एग्जाम, तो 9 से 12 ही प्रैक्टिस करें। मैं कुछ लोग को देखता हूँ एग्जाम है 9 से 12, तो सुबह 8 बजे तक पढ़ाई करके सोते हैं डेली। 6 बजे सुबह 9 बजे वो नींद का टाइम होता है उनके। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं तो पूरे टाइम अब वो आँख ही नहीं खुल रहा बेचारे का, पढ़ेगा क्या, सोचेगा क्या, लिखेगा क्या। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम हो, आप उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रेश रहें। जैसे मैं हमेशा तैयारी करता, नीट कितने बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक है। 2 से 5 मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश टाइम होना चाहिए। तो मैं लास्ट के 15 दिन इस तरह से अपना स्लीप हाइजीन रखता था कि 2 से 5 में बिल्कुल। और जब मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम 9 से 12 है तो मैं ऐसा शेड्यूल कभी नहीं रखता था कि सुबह 6 बजे डेली सोऊं। तो वो 9 से 12 में तो सोता ही रहूँगा मैं। वो ऑर्गेनिकली आपका दिमाग सबकॉन्शियस आपका स्लीप पे रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम देना है उस पैटर्न के हिसाब से आप कम से कम 1-2 महीने अपने आप को ढाल लो। जैसे यूपीएससी है, वो 2 शिफ्ट में होता है, 2 दिन में 2 पेपर होते हैं। एक होता है 10 से 1, एक होता है 2 से 5, मतलब 6 घंटे लिखना है। तो मुझे इतना अपने आप को फिट रखना है कि मैं 6 घंटे लिख सकूं। तो मैं कम से कम 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस तो रखूं। नहीं तो 3 घंटे के बाद ही लोगों के हाथ ही जाम हो जाते हैं, तो वो हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर अब एक दिन हाथ हिलाने से थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगा। वो लिखने की प्रैक्टिस रखें। जब 6 घंटे लिखना ही है अपने को, तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न को समझें, उसके निटी-गिटीज़ को समझें। पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा स्किल है। हर आदमी कॉन्फिडेंस रखे आके
स्टेज पे आके आपस में हर आदमी एक बार स्टेज पे आए, किसी टॉपिक के बारे में बोले, टॉपिक रेलेवेंट हो अपनी पढ़ाई से। यदि आपको बोलना एक बार सीख गए तो एक कॉन्फिडेंस, आप पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है वो अचानक कोई नहीं सीख सकता, और पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस से ही आता है, कॉन्फिडेंस नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग में आप गेन करते हो। मैं नीचे बता रहा था, एक टाइम था कि मैं स्टटर करता था, तोतलाता था बचपन में, अभी भी एफ जो है मेरा वो एफ निकलता है। मैं बोलता हूँ सन बेटा, निकलता है फन। लोग घबरा जाते हैं, बेटे को बोलता हूँ मेरा फन है, लोग बोलता है मेरा फन है। अब थोड़ा थोड़ा कभी एम्बैरसिंग लगता है। फोल्जर मतलब तो है, देखो भगवान ने जो कमी दी है वो तो है, लेकिन आप उसको बाकी चीज़ों से कवर करते हो। मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाता था क्लास 8 तक, और अभी हाल है कि स्टेज पे आ गया तो स्टेज छोड़ता नहीं हूँ मैं, नीचे भी नहीं छोड़ा, अभी ऊपर भी लगातार बोल रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ऑडियंस क्या है, ऑडियंस की नॉलेज लेवल क्या है, ऑडियंस को जोड़ के रखना है, रेलेवेंट चीज़ें बोलना है, अपने इंटोनेशंस ठीक रखना है। बिल्कुल मोनोटोनस बोल रहा है तो फिर सब सोएंगे, कितना भी अच्छा कंटेंट हो। आदमी को आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन रखना, मैं ऐसे करके बोलूँगा तो फिर क्या लोगों को लगेगा, सर को तो मतलब ही नहीं हमसे। अरे बहुत ज़रूरी है कि आई टू आई कांटेक्ट लोगों से मेंटेन रखें, लोगों की जेस्चर्स को, फीलिंग्स को समझें। जैसे आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल है, अब यहाँ 90% लोग मोबाइल नहीं देख रहे हैं, ये अपने आप में अचीवमेंट है। यदि मैं 1 घंटे लोगों को बिना मोबाइल के रोक पा रहा हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप लोग सब मिरर के सामने जाके 5 मिनट किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, जिन मैंने पढ़ा भी है वही बोल के देखें, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में जाए। लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप लोग की पढ़ाई इंग्लिश में होती होगी, अकाउंटेंसी, कॉमर्स तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही चलता है। लेकिन हर जितनी भाषा आप जानते हो उतना फ़ायदा है। भाषा को, किसी को रीजनल लैंग्वेज आती है, तमिल, मलयालम, उसको लूज़ ना करें। जितनी लैंग्वेज आप जानते हो उतना आपको फ़ायदा होता है। आप इंग्लिश, हिंदी दोनों में बात करने की, दोनों में अपनी इफेक्टिवली बात रखने की क्षमता रखो। अब हिंदी में बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंट मैं हिंदी में ज़्यादा हूँ। अपनी कहीं नई जगह, कहीं कोई मिला तो अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए कि अपनी बात हम प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में रख पाएँ। यदि आपको कोई 5 मिनट मिला है बोलने के लिए, तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 5 मिनट में मैं इफेक्टिवली रख सकता हूँ। उसी चीज़ को 10 मिनट में बोलना है तो कैसे बोलना है, उसी चीज़ पे आधा घंटा बोलना है तो कैसे बोलना है। हम उस चीज़ को, बिल्कुल नया आदमी है उसको कैसे समझा सकते हैं। जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको एक नॉर्मल आदमी को समझाना है। जो मान लो एक आदमी आता है, उसको अपना टैक्स फाइल करना है, उसको अपना बैलेंस शीट बनाना है, उसको आप हाई फाई टर्म में बताओगे कि GFR कम हो रहा है, GDR कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, वो जा रहा हो, पागल हो भाग जाएगा, कहेगा मैं अपना फाइल कराने गया था। कि उसको उसी की भाषा में समझाना है कि आपका ये बिज़नेस है, आपका ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ ऑप्शनल है, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये फॉर्म आता है, ये आता है, इसको ऐसे जमा करना है, हम आपकी ऐसे मदद करेंगे। यदि कंसल्टेंट से बात करना है तो कैसे बात करना है, एक्सपर्ट से बात करना है तो कैसे बात करना है, जनरल आदमी से बात करना है तो कैसे बात करना है, आर्ट ग्रेजुएट है तो उससे कैसे बात करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप उसी की नॉलेज लेवल पे बात कर पाओगे तो उसके साथ आप संवाद स्थापित कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, बड़े बड़े लॉस की बात करूँगा जिससे आपको मतलब ही नहीं है, तो क्या लगेगा आपको कि अरे यार कहाँ बुला लिए सर, हम लोगों को 2 घंटे झिलवा दिए। ऐसे ही है देखो, और रियल क्रिटिसिज्म से कभी भागना भी नहीं चाहिए। कोई यदि लिख के ही भेजता है मुझे सर ऐसा है, तो मैं अपने आपको सुधारने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से बात करने की कम से कम कुछ समय रखो। घर में अपने बुजुर्गों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, सिबलिंग से बात करो, फ्रेंड से बात करो। बात करने से दिल हल्का होता है, आदमी जो है फोकस्ड होता है। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई की सोचो। पढ़ाई के टाइम सोशल मीडिया से दूर, टीवी से दूर, और पढ़ाई से आधा घंटा पहले भी ये सब चीज़ बंद कर देना है।
मैंने देखा है कुछ लोग 9 बजे टीवी बंद किए, 9:01 से पढ़ाई शुरू कर दिए। अब वो आधा घंटा आप टीवी के बारे में 9 बजे जी टीवी देख के ख़त्म किया तो 9 से 9:30 डिनर कर लो। क्योंकि खाने में फोकस नहीं भी है तो क्या है, अंदर ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खाओगे यहाँ गिर जाएगा। तो वो भी आपको देखना है कि स्लॉटिंग मैं कैसे कर रहा हूँ। यदि मान लो पापा से कोई बात बोलनी है, इमोशनल बात, पढ़ाई से जस्ट पहले लड़ लिए फिर पढ़ने गए, तो वही सोचते पापा ने ऐसे क्यों बोल दिया, मम्मी ने साथ नहीं दिया, ये मेरी बहन भी धोखा दे दी, मेरे दोस्त भी ये कर दिए। वही दिमाग में, ह्यूमन बीइंग इमोशनल एनिमल है। पढ़ाई से आधा घंटा पहले वाटर ऑफ होना चाहिए पीरियड, आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, जिसमें कि आप जो पुराने इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाए। जब मान लो आपको मालूम है कि अभी मेरा है, यदि कुछ मुझे पत्नी से लड़ना भी होता है तो मैं काम करता हूँ, 1 बजे सोई रहती है तब लड़ता हूँ उससे। और सोई रहती है नींद में, क्या हुआ सुबह आप कुछ रात में बोल रहे थे क्या? मैंने कहा हाँ बता तो दिया था आपको मैंने। कल को कुछ पूछी, आपने बताया नहीं मुझे ये चीज़। अरे उस दिन रात में बताया था आपको मैंने। अब वो ये भी नहीं बोल सकती कि रात को सुनी नहीं। तो अपने को लाइफ में ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब क्या है, तो उसमें क्या है कि आदमी कभी भी ना, एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। यदि आप सोचोगे दूसरा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत सुखी रहोगे आप। हमेशा हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, हम खुद को बदलना सीखें। यदि हम किसी और के लिए एक चीज़ बदल देंगे तो वो आदमी फिर आपके लिए 3 चीज़ बदल देगा। लेकिन हम उसमें वो 3 चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं और वो एक भी नहीं बदल पाते। हर आदमी सोचे कि हम अपने को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और हर चीज़ बोलने की चीज़ नहीं होती, आँखों में बहुत इशारे हो जाते हैं। एक बार आप आई टू आई लर्निंग सीख लेना, ना उसमें टेंशन कुछ, ना गुस्सा कुछ। प्यार और गुस्सा दोनों आँखों ही आँख में हो जाता है ना, बहुत इफेक्टिव रहता है। ये है कि समझने वाले होने चाहिए। आप बॉडी जेस्चर्स को समझो, दूसरा क्या बोलना चाहता है, दूसरा क्या सुनना चाहता है। और लाइफ में हमेशा किसी को प्रेज करो ज़्यादा, निगेट करो कम। हर आदमी को प्रेज अच्छा लगता है, ये नियम है लीडरशिप का। रिवार्ड करो ज़्यादा, पनिश करो कम। जो पनिश ज़्यादा करते हैं, रिवार्ड कम करते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई हैं दुनिया भर में। आप देखना अब कितना। और प्रेज कितनी भी झूठी हो, अच्छी तो लगती ही लगती है। मैं बता रहा हूँ ना, कोई मुझे बोलता है, हमें मालूम है मेरे एम्प्लॉई हैं, मेरे नीचे हैं, तो जैसे सर आप बहुत अच्छा भाषण देते हो। अब मुझे मालूम है थोड़ा बटरिंग कर रहे हैं, लेकिन दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आप देखना ना यार। और ये मैनेजमेंट का बड़ा स्किल बता रहा हूँ मैं। यदि आप दूसरे को प्रेज करना सीख गए ना, आपका ये अच्छा है, आपका ये अच्छा है, आपका ये अच्छा है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आप बहुत आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रेज सबको अच्छा लगता है, झूठा हो या। और 5 लोगों ने बोल दिया ना कि भाषण अच्छा देता हूँ, तो मैं खराब भी देता हूँगा, मुझे भरोसा हो जाएगा मैं अच्छा भाषण देता हूँ। और मुझे क्या, 10 लोगों को और भरोसा हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला ये लड़की देखने में बहुत अच्छी लगती है, 5 ने बोल दिया तो 4-5 और जिसको अच्छी नहीं लगती थी, नहीं अच्छी तो है, सभी बोल रहे हैं। ये जो है ना फैलता है, मैं बता रहा हूँ। तो हर आदमी को अपने अंदर पॉजिटिव बोलना चाहिए। मैं मेहनती हूँ, मैं अच्छा करूँगा, मैं सच बोलूँगा। और ये चीज़ आप अपने अंदर खुद 10 बार बोलोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी उस चीज़ को करने की। और 10 बार आप निगेटिव चीज़ सोचोगे तो दूसरों के बारे में आप 10 आदमी के बारे में निगेटिव सोचते हो आप। तो एक बार सोचा इधर, एक बार सोचा इधर, एक बार सोचा इधर, और 10 बार सोच लिया आपने, तो आपका तो इंटू 10 हो गया। तो निगेटिविटी मत सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। अरे यार इसका तो ये चीज़ अच्छा है। हर आदमी में एक अच्छा गुण ढूंढने की कोशिश करें। ये व्यक्ति का चलने का स्टाइल अच्छा है, मैं वैसे चलने की कोशिश करूँगा।
ये आदमी बैठता अच्छा है स्ट्रेट, मैं भी ऐसा बैठने की कोशिश करूँगा। ये आदमी खुद का वीडियो बना के खुद देखो, जैसे मैं पहले हाथ बहुत हिलाता था, अभी भी हिलाता हूँ, ऐसा नहीं है भाषण देने में, कम कर दिया है थोड़ा। आदमी धीरे धीरे कम करता है, बिहेवियर ऐसा है ना, वो एक दिन में चेंज नहीं होता। मेहनत करते 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 वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, सीधा करो फिर टेढ़ा, फिर सीधा करो फिर टेढ़ा, लेकिन लगे रहना होता है, करते 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 थोड़ा सीधा हो जाता है। वैसे ही अपना बिहेवियर है। एक बार हमने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर हम झांक के देखना शुरू कर दिए ना, दिन भर का हुआ, अरे क्या गड़बड़ करता हूँ मैं, अरे आज उसको मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, वो नहीं करना चाहिए। और लाइफ में कभी रीअप्रोचमेंट में कभी गुस्सा कर दिया तुरंत जाके बात करना है, अरे यार मुझे गुस्सा आ गया, मैं आप पे नाराज़ हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने अंदर बड़प्पन डालें। जो लीडर्स ये चीज़ सीख लेते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं। और आप किसी के सामने, और जिसने सुनने की आदत डाल ली, वो आदमी बहुत आगे जाता है। कोई सीनियर है, कभी डांटते रहते हैं, फ फ फ फ फ फ फ फ फ 15-20 बार सर बोलता हूँ मैं, बहुत नाराज़ हो गए, खुद फ़ोन करते हैं 10 मिनट बाद, अरे यार अभिषेक ज़्यादा नाराज़ हो गया है, देखो यार ऐसे करना है आगे। और मान लो उन्होंने कुछ बोला और मैं झल्ला के बोल दिया, अरे सर आपने तो बहुत ऐसे करना है सर, तो वो एक और उनका लेवल और गुस्से का बढ़ेगा, फिर वो पर्सनल हो जाएगी बातें, वो याद रखी जाएंगी, वो मौका ढूंढेंगे कहाँ इसको लपेटूं, उनकी एनर्जी भी लपेटने में और अपनी एनर्जी बचने में। तो मैनेजमेंट में पहली चीज़ है कि अपने जो टाइम है, अपना एनर्जी है, वो कंजर्व करके रखना है, उस एनर्जी को नेगेटिव चीज़ों में बर्बाद नहीं करना है। आदमी को गलती हुई तुरंत मानना है। किसी ने पूछा ये काम नहीं, ये काम क्यों नहीं, ये कर लिया तुमने, झूठी कहानी, हाँ सर कर लिया है सर, उसको आपको मेल कर रहा हूँ, फिर 10 मिनट फ़ोन आया, अरे तो भेजा नहीं, अरे सर बस मेल में अटका हुआ है सर, नेट सर्वर वीक है सर, और तुरंत सर रास्ते में है सर, अरे वो नेट है रास्ते में क्या होगा, अरे सर वो पहुँच गया होगा सर, उससे अच्छा तुरंत बता दिए सर ये चीज़ था, नहीं बन पाया, मैं भूल गई, मैं कर रही हूँ, तुरंत सर करके मैं आपको दूंगी। सच हमेशा आपको क्रेडिबिलिटी, आज के दिन में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आपकी क्रेडिबिलिटी है, यदि आप गलत बोलोगे, क्रेडिबिलिटी आपकी जीरो हो गई, कोई फ़ोन ही नहीं करेगा आपको, अरे उससे क्या पूछना यार, झूठ बोल देगी वो, तो उससे पूछो लड़के से, वो लड़का अच्छा है, वो बताएगा सही क्या हुआ है, या भेजो किसी आदमी को, यार पता करेगा क्या है, वो तो पूछना बेकार है उससे। एक बार किसी लीडर की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए, उसके नीचे वाले ही बोलेंगे अरे यार मैडम का क्या ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके लोग हैं उनको आपको बैक करना है। आपने कोई चीज़ बोला है तो उस बात पे अडिग रहना है। ऐसा ना हो आपने नीचे वाले को बोला कि ऐसे काम कर लो, बाद में नीचे ऊपर वाले बोला काम गड़बड़ हो गया, अरे सर उसको दिमाग ही नहीं है सर, कब तक कैसे बताया था मैंने करना है, गड़बड़ कर दिया उसने। अब वो क्या बात करेंगे आपस में, अरे मैडम तो खुद बोली ऐसे करना, हमें लपेट दी। एज ए लीडर आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यदि आपने कुछ किया है वो गलत हुआ, लीडर का पहला चीज होता है नीचे वालों के फेलियर्स को ओन करें और सक्सेस टीम को दें। देखो टीम जीतेगी, नाम कैप्टन का ही होगा, लेकिन वो कैप्टन अच्छा है जो बताए इसने बॉलिंग अच्छी की, इसने फील्डिंग अच्छी की, इसने बैटिंग अच्छी की, उनको मोटिवेट करे। जो कैप्टन खुद ही गुनगान शुरू कर दे, मैं तो सही डिसीजन लेके इसको बॉलिंग करा दिया, मैं नहीं होता तो ये बैटिंग कर ही नहीं पाता, मैंने इसको टीम में लेके आया। वो महान लोग होते हैं जिनको दुनिया उनके बारे में अच्छा बोलती है, अपने मुंह से ही हम बोलते रहें। वो भी जरूरी है आज के टाइम में कि आदमी अपनी मार्केटिंग प्रोपेगेंडा करे, लेकिन वो फॉर लास्टेड है, दुनिया बोले। तो एज लीडर हर आदमी में काबिलियत समझें, और नाम आपका ज़िंदगी में तभी होगा जब आप लीडर बनोगे। आप अपनी कंपनी खोलोगे तो लीडर, आप किसी ग्रुप के मैनेजर पोजीशन पे हो तो लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटीज आप गेन करो। एक अच्छा लीडर वो होता है जो नीचे वालों की क्षमताओं को समझे और क्षमताओं के ऊपर वापस लाए। वो टीचर अच्छा नहीं है, कोई टॉपर है, वो तो ऐसे ही टॉप करता है, ऐसे ही पढ़ाई कर लेता है। अच्छा टीचर वो है जो क्लास में 70 बच्चे हैं तो पूरे 70 बच्चों को साथ लेके आगे बढ़े। जो बच्चा 30 पे था उसको 60 पे लाए, जो 60 पे था उसको 80 पे लाए,
जो 80 है उसको 90 पे लाए, 98 वाला तो खुद ही 98 ले आएगा, ज़्यादा 99 कर लेगा, उससे क्या कर लेगा। तो अच्छा लीडर वो है जो अपने हर मेंबर की, काफ़ी मैंने देखा है 20 एम्प्लॉय के नाम नहीं जानते हम, उसको ऐसे बोलेंगे अरे आ जाना यार, उस आदमी पे क्या बीतेगी कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, इनको नाम भी नहीं पता मुझे। आपको पता होना चाहिए इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, इसके घर में कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ रहता है, क्या इसकी समस्याएं हैं, तभी तो उसकी इफेक्टिव आप मैनेजमेंट कर पाओगे। अरे आज इसके घर में परेशानी है, आज इसको मैंने जल्दी छोड़ दिया, वो खुद अगले 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेज ह्यूमन बींग्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। मशीन को मैनेज करना और ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना बहुत अलग चीज़ है। जब तक आप ह्यूमन बींग के इमोशंस को नहीं समझोगे, आपको लगेगा इसको कैलकुलेशन फास्ट है तो उस वाले काम में लगाया, इसका इंटरप्रिटेशन अच्छा है लॉ वाले काम में लगाया, इसकी नेटवर्किंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो इसको बाहर के काम में लगाया, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो इससे प्रेजेंटेशन बनवाया, ये स्पीकर इफेक्टिव है तो इससे बात करवाया। तो एक ग्रुप के अंदर हम हर इंडिविजुअल की वो क्वालिटीज़ को जान पाएँ तो हम अच्छी एक टीम बना सकते हैं। दुनिया के बेस्ट प्लेयर को एक टीम में ले आओ, एक ब्राज़ील का प्लेयर, एक अर्जेंटीना का प्लेयर, एक फ्रांस का प्लेयर, और उसको एक नॉर्मल टीम के साथ खिलवा दो, हो सकता है वो टीम जीत जाएगी, ये बेस्ट प्लेयर्स हार जाएंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन इनकी टीम में कोई जेलिंग नहीं है, इनको पता नहीं है वो क्या है। अच्छा जब टीम में खेलते हैं तो आँख दिखाता है, समझ जाता है कि आगे बढ़ना है, वो तुरंत पास देता है, उधर गोल मार देता है, वो चिल्लाता नहीं है वहाँ जाओ, उसको पता होता है इसका पैर ऐसे घूम रहा है तो बॉल धर जाएगी। ये टीम होता है। हम जो टीम होती है तुरंत समझ जाता है आज ये अलग लग रहा है, कुछ परेशान है। यदि आपके संस्था में कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, वो सुसाइड कर ले, तो शर्म की बात है ये टीम लीडर कि हम उसको समझ नहीं पाए, वो अपनी बात हम तक पहुंचा नहीं पाया। अच्छा लीडर वो है जिसके साथ उसका टीम मेंबर उसकी खुशी भी शेयर करे, खुशी शेयर करे ना करे, दुख भी शेयर करे। और अच्छे टीचर्स वो होते हैं जब रिजल्ट आता है तो पहला फ़ोन वो टीचर को करते हैं, घर वालों को भी नहीं करते। मैंने देखा है, मैं तो एज ए टीचर भी मैंने काम किया है 3-4 साल। एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप रहता है। आज भी हज़ारों बच्चे हैं जो मैं प्री MD MS के टाइम पढ़ाया करता था, जो MBBS के बाद जो MD का एग्ज़ाम होता है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, जगह जगह बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं आज के दिन में। कोई बड़ा ऑपरेशन भी करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर आज ये ऑपरेशन किया है। एक खुशी शेयर करते हैं, उनको मालूम है मैं भेजूंगा तो सर को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे भेजने से मैं कुछ कर पाऊंगा उसके लिए। ऐसे लोग रखें जो आपकी खुशी में खुश हो पाएँ, ऐसे लोग नहीं जो आपकी खुशी में ईर्ष्या के मारे 2-4 किलो वजन घट जाए उनका, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे जो वेट घटाने वाले लोग हैं उनको डाइटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, वो ईर्ष्या से ही 2-4 डेली हर महीने 2-4 किलो घट जाते हैं उनके। हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लगे रहें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता, कभी हमेशा एक दूसरे प्रमोट करें, ये निगेटिव एक दूसरे को बोलना। और एक 5 साल 10 साल के हैं तो उसको चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं। अब आप लोग एडल्ट हो गए हो, यहाँ कोई चाइल्ड बचा है क्या? कोई नहीं होगा, 5-10 साल का तो कोई होगा नहीं है। एडल्ट में एडल्टिश बिहेवियर करना है, चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना। कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई कागज़ के गुब्बारे बना के फेंक रहा है, ये स्कूल के बच्चे नहीं होते क्लास 5th के। एडल्ट बन जाना है, एडल्ट की तरह काम करना है, उस तरह की बातें करना है, अपने बिहेवियर को एडल्ट लायक करना है। एक दूसरे को ल्यूड कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कागज़ लिख लिख के आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब जो अपने आप को 5 साल का समझता है वो कर ले, ठीक है। बचपन की वो चाइल्डिश बिहेवियर है। मैच्योर बिहेवियर करें, अपनी ऐसा काम करें कि आपकी भी गरिमा बरकरार रहे, दूसरे की गरिमा का भी हम ध्यान दें। जो ऐसे बिहेवियर करते हैं पहले उन्हीं की गरिमा जाती है, दूसरों की कुछ नहीं जाता। क्योंकि इस तरह की आदतें हम रखेंगे कभी फंसेंगे, कुछ दिन जेल सेवा भी कराएंगे, है ना। जेल भी देश का ही पार्ट है, ना जाएं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। आज के टाइम में
कब कौन शिकायत लेके आ जाए व्हाट्सएप पे, तो ये बोला ये कहा, आप फंस सकते हैं। बात शिकायत की नहीं है, आदमी को, महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी है, बराबरी एनवायरनमेंट है जॉब का। बहुत ज़रूरी है एज ए टीम लीडर हमारे अंदर जो महिला कर्मचारी काम कर रही हैं उनके हम सम्मान का ख्याल रखें, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये बात जाती है कि वहाँ महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ना तो कोई इथोज बचता है, ना कोई वर्क कल्चर बनता है, ना, और वो ऑर्गेनाइजेशन 5 साल 10 साल में ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन सभ्यताओं ने महिलाओं का सम्मान का ख्याल नहीं किया वो सभ्यताएं ख़त्म हो गई, रजवाड़े ख़त्म हो गए। तो अच्छे इथोज और अच्छा कल्चर डेवलप करें। महिला हो पुरुष हो सब काम कर सकते हैं। हम इक्वल का मतलब इक्वालिटी पे जाएं, सम्मान दें, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। जब हम अकेले रहते हैं, 2-3 लोगों से बात करते हैं, तब हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के डिजिटल युग में कोई बात नहीं छिपती, सभी हम लोग ग्लास हाउस में। आप कोई भी हरकत कर रहे हो आपको लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, सबको मालूम चल जाता है, एक्स्ट्रापोलेट होकर उल्टे ज़्यादा पता चलता है। तो और मैं एक ही बता रहा हूँ, जो आपने स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस आपने पाल रखे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यूअर पहला चीज़ यही चेक करता है कि आप लिबरल हो कि नहीं, आप सभी सोसाइटीज़ के लोगों को डिग्निटी रख सकते हो कि नहीं, आप सबको सम्मान भरी नज़रों से देखते हो कि नहीं। किसी कंपनी में मालूम चल जाए ये लड़का, तो इसके बाद जो लड़की जाएगी वो छेड़ ही देगा, कौन क्लाइंट जाएगा उसके पास, पहले हल्ला हो जाता है, अरे भैया वहाँ मत जाना, वहाँ तो जाते ही उनकी तो नज़रें ही ठीक नहीं है। कोई बात नहीं छिपती, ये बता रहा हूँ दुनिया में, हमें लगता है। इसीलिए इसको हैबिट पे डालें। जैसे मेरा है, मैं सब महिलाओं को मैडम ही बोलता हूँ, कांस्टेबल से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम से तक। क्या खराबी है? सम्मान जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। आदमी को गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए और सही चीज़ करने में शर्माना नहीं चाहिए। आप भाषा अच्छी रखो, रेस्पेक्ट दो। आप जितना रेस्पेक्ट नीचे वाले को दोगे 10 टाइम्स वो आपको रिटर्न करेगा। ये नहीं कि कोई चाय वाला आया उसको डांट दिया हमने, कि सफाई वाले, जिससे हमारी जो कमज़ोर है उसको हम और दबा रहे हैं। मैनेजमेंट में एक चीज़ याद रखना, समय बदल रहा है, इंडिया भी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। नॉन स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर की पूछ धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा, और जो आदमी अपने मैन पावर के साथ अनडिग्निफाइड बिहेवियर रखता है उनका एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा होता है, कंपनियां बंद हो जाती हैं। और वर्ड ऑफ माउथ सबसे ज़्यादा स्प्रेड करता है। आप कितने होर्डिंग लगा लो, कितने बड़े ऐड लगा दो, कितनी ब्रांडिंग कर लो, वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी चीज़ है। जो आदमी एक्सपीरियंस करता है, आदमी निकलेगा नहीं वो चार्ट अकाउंट बहुत अच्छे हैं, मेरा था, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, काफ़ी अच्छा किया, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो लॉयर बहुत अच्छे हैं। ये फैल गया कि वो डॉक्टर करप्ट हैं, वो तो आपका किडनी निकाल देंगे, वो लीवर निकाल देंगे। कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, 5 स्टार हॉस्पिटल भी ना हो, तो किडनी लीवर सबको प्यार है। भगवान ने 1-1 2-2 ही दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो मार्केट से निकाल ले आएंगे। तो उन चीज़ों पे ध्यान दें, एक अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए। ब्रांड वैल्यू बनता है एथिकल बिहेवियर से। दुनिया भर में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ एथिक्स नहीं पढ़ाया जाता। एथिक्स शुरू में हो सकता है डिफ़िकल्ट पाथ लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एथिक्स ही जो है वो आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको रेस्पेक्ट और आपको एक पहचान दिलाएगी। जिनका बिहेवियर अनएथिकल है, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे एक गुल्ला पकड़ा कुछ निचोड़ लेना है, वो जो निचोड़ने वाला कंसेप्ट है ना, वो एक को निचोड़ोगे हजारों फ्यूचर क्लाइंट आपके छोड़ के चले जाएंगे। आपको निचोड़ में चोड़, सब छोड़ जाएंगे आपको। सही चीज़ बताएं, सही चीज़ गाइड करें, सही करें। आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म में आपका एक ब्रांड बनेगा, आपकी एक इमेज बनेगी, आपका एक कल्चर बनेगा और आपका प्रोग्रेस होगा ही होगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। काफ़ी लोग होते चाहते हैं हम ज्वाइन करें, हम चीफ कंसल्टेंट बन जाएं। कोई छोटा बच्चा पेट से निकलता है रोता हुआ, उसको दौड़ा दो, वो दौड़ जाएगा क्या?
कुछ पेरेंट्स सोचते हैं आज दौड़ेंगे, ढप गिरता है बच्चा, फिर दौड़ाते हैं, फिर ढप गिरता है, हाथ पैर भी टूट जाता है बच्चे का। पहले बच्चा भागना शुरू करेगा, फिर सपोर्ट से खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसे ही है ना। तो वैसे ही करियर में होगा। एक दिन में आप चीफ कंसल्टेंट नहीं बन जाओगे, पहले कहीं इंटर्न बनोगे, वहाँ से कुछ चीज़ सीखोगे, फिर सुपरवाइज करोगे, फिर सीनियर इंटर्न बनोगे, फिर जूनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। ऐसे ही लाइफ में होता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को पेशेंस नहीं है। आज ही हमें सीनियर कंसल्टेंट बन जाना है, आपस में पहली सैलरी मेरी 10 करोड़ पर मंथ की होनी चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को इक्का दुक्का को मिल जाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, उनको इससे कंपेयर नहीं करना। सभी लोग एक लेवल से स्टार्ट करते हैं, सीखते सीखते 15,000 से शुरू किए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे ही बढ़ते हैं। जो जिनमें स्किल्स होता है, जिनमें टैलेंट होता है, उनका एक एक साल में डबल ट्रिपल होते हुए बढ़ते चले जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं पहला जॉब तभी लूँगा जब मुझे 1 करोड़ का मिलेगा, तो बेरोजगार ही पड़े रहोगे। लाइफ में ऐसा ही है। लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि अच्छे खराब टाइम भी लाइफ में हमेशा आएंगे। पर्सनल लाइफ में आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे। एक चीज़ याद रखना, पर्सनल लाइफ ख़राब होगी तो प्रोफेशनल में भी असर पड़ेगा, प्रोफेशनल ख़राब होगा पर्सनल भी ख़राब होगा। लाइफ को हम इंसुलेट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें। बहुत चीज़ लाइफ में बदला नहीं जा सकता। बहुत चीज़ 25 साल 30 साल का डिसीजन होता है, और जब पहले टूटता है तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है। जॉब भी हम छोड़ते हैं, ट्रॉमा होता है। शादी टूट गई, वो भी ट्रॉमा होता है। कोई आदमी खुशी से कोई जॉब छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी जॉब में जाएं, आजकल वो है ना छोड़ने वाली आदत कि जॉब दिया, 3 महीने मिले, कोई 10,000 15,000 दे दिया, कूद के वहाँ चले गए, फिर 2 महीने बाद को 20 दिया, कूद के वहाँ चले गए, कोई 30 दे दिया, फिर कूद के यहाँ पे आ गए। लाइफ में एक रिलेशनशिप और एक कंटिन्यूटी भी रखें। हो सकता है पे आपका 4,000 5,000 बढ़ जाए, लेकिन जो बाकी चीज़ें आप सीखते हैं वहाँ पे, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, वर्क कल्चर, वो आप बार बार जंप करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो यदि बहुत बड़ा जंप मिल रहा है तो अधिकार है आपका करियर एडवांसमेंट के लिए। लेकिन बहुत ही फ्रीकी जो एट्रिशन वाले 40% एट्रिशन, 50%, या तो जाओ ही मत, सोच के उस जॉब को ज्वाइन करो। ज्वाइन किया तो कुछ दिन दो, तभी तो कुछ सीखोगे, क्योंकि समय सीखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ही रिलेशनशिप के लिए है, या तो समय दो, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करो। ऐसा रिलेशनशिप हो जाए जो बच ही नहीं सकता। यदि आपने पूरा समय दे दिया तो आराम से अलग हो जाओ। लाइफ में कोई चीज़ रुकता नहीं है किसी के लिए, लेकिन पेनफुल ढंग से उसको झेलते रहना वो गलत है। पेरेंट्स को हम इतना प्यार करते हो, चले जाते हैं तो क्या ज़िंदगी चलती है? नहीं चलती। बच्चों को मैंने देखा है, कुछ बच्चों को तो 7 साल 10 साल में बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, बच्चे नहीं रहते, घर वाले चलते ही नहीं चलते। दुनिया में ऐसा भगवान ने कोई दुख नहीं बनाया जिसको झेला नहीं जा सकता। अंतर इतना है, कुछ चोट में स्कार होता है तो ज़िंदगी भर याद दिखता है, कुछ बिना स्कार के ख़त्म हो जाता है। बड़ी चीज़ें होंगी तो स्कार रहेगा, छोटी चीज़ होगी तो बिना स्कार के ठीक हो जाएगा। स्कार भी एक याद करने के लिए है कि क्या था, क्या हम अच्छा कर सकते थे, और दोबारा ये स्कार, नया स्कार ना बने। केवल दिखावे पे ना जाएं। मैं खुद होता हूँ, पहले टैटू बनाया रोशनी, फिर 10 दिन में उसको निकलवाने पहुँच गए रोहिणी, फिर 10 दिन बाद आए उसको निकालो। अरे भाई पहले डिसाइड कर लेते रोहिणी अच्छी की रोशनी अच्छी की अलका अच्छी। डेली लगा रहे हो, निकाल रहे हो, मालूम चला बेचारे की चमड़ी उड़ गई। अगली बार, चौथी बार पहुंचा, जगह ही नहीं है टैटू के लिए। डिसीजन सोच समझ के, वेल इन्फॉर्म्ड, इम्पल्सिव डिसीजन सही भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुश्किलें पैदा करते हैं। हर बड़े डिसीजन लाइफ में है, उसको सोच के लें। अब मैंने मेडिकल किया, 10 साल किया, मुझे लोगों ने कहा सर आपने तो मेडिकल ही छोड़ दिया, 10 अपने एम्स की डिग्री बर्बाद कर दी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल की डिग्री बर्बाद कर दी। मैं दंतेवाड़ा में था, 200 से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए मैंने। अभी भी डेली मैं 4-5 फ्री पेशेंट देखता हूँ, रात में 2-3 घंटे काउंसलिंग में लोगों के रहता हूँ।
कोई स्किल बर्बाद नहीं होता लाइफ में। यदि आपने उस समय का सदुपयोग किया है कुछ सीखने के लिए तो वो एक नॉलेज दे के रखेगा। क्रॉस ट्रेनिंग आपको दो हर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद दिखाती है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं सॉफ्ट स्किल होते हैं। आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, वहाँ डिसिप्लिन सीखते हो, बोलना सीखते हो, बातचीत करना सीखते हो, एक दूसरे को। ट्रेनिंग हमेशा काम आती है और जो भी प्रोफेशनल स्किल्स है वो कभी बर्बाद नहीं होते। जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह पढ़ो, कभी ना कभी आपको काम आएगा। कभी सोचो मत कि ये केवल कोर्स के लिए मैं कर रही हूँ, कोर्स कंप्लीट कर। डिग्रीज कभी काम नहीं आती। डिग्रीज तो क्या है, वो कागज़ का टुकड़ा है, किसी यूनिवर्सिटी के सिग्नेचर से मिली है। उस डिग्री के साथ वो योग्यता आपके अंदर यदि नहीं है, क्षमता आपके अंदर नहीं है, डिग्रीज की पूछ केवल एक कागज़ तक रहेगी, उल्टे आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप अपना भी नाम खराब करोगे। जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया उस डिग्री को भी बदनाम करोगे। काफ़ी लोग हैं जो अपनी मेहनत से उस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्षमता से इंस्टीट्यूट का नाम डुबोते हैं। हमेशा कुछ ऐसा करें जिससे कि नाम हो अपना। फिजूल की लो लेवल थिंकिंग में ना रहें। एक होता है चाइल्डिश बिहेवियर, तलवार से ही केक काटना है रोड के ऊपर ही। एक तलवार से केक काटा, 1000 लाइक, 2000 दिल, 3000 और कौन कौन सा इमोजी है, ऐसे फ्रेंडशिप इमोजी। अब मुझे समझ नहीं आता तलवार से काटने से क्या वो केक अलग टेस्टी होता है? उल्टे वो जंग लगा तलवार है, वो कभी कोई साफ भी नहीं किया हो तो पूरा डस्टी है। कुछ लोगों का है वो अपना कार का ऊपर वाला खोल देते हैं और लहराते हुए अपना निकलते हैं। वो रोड जो है ट्रैवल करने के लिए है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों को हवाई जहाज़ समझते हैं, तो वो हवाई जहाज़ की स्पीड से ही सीधा ऊपर। एक बाइक में मैं देखता हूँ, एक लड़का टंकी पे, 4 लड़कियाँ पीछे। वो समझ नहीं आता, अरे इतना ही जाना है तो यार 4 व्हीलर खरीद लो, नहीं है तो पैदल चल लो, थोड़ा हेल्थ के लिए भी ठीक होगा। उसका ध्यान टंकी पे आगे कि पीछे समझ ही नहीं आता मुझे। आगे वाले ने आके कार ने मारा, वो 4 अलग उड़ी, ये 1000 अलग उड़ा। किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटा, किसी का जबड़ा टूटा। मैं बता रहा हूँ ऐसे बाइक वालों के पीछे ना बैठें, कम से कम ऊपर से नीचे सावध तो रहेंगी, क्या रहोगे? कभी भी पिया हुआ आदमी आगे है तो उसके पीछे नहीं बैठना है। पीने से रिफ्लेक्स कमज़ोर होते हैं, रिएक्शन टाइम बढ़ता है, जजमेंट इम्पेयर होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। अपना हेल्थ अपना ही है। प्रोडक्टिव एज ग्रुप में वो हाथ पैर टूट जाएगा, 6 महीने 8 महीने अलग एडमिट रहोगे, टाइम वेस्ट होगा, चेहरा वेहरा ख़राब हो गया तो अलग सेल्फ एस्टीम ख़राब होगी। हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करें। जब सीधा जाएंगे तो फास्ट पहुंचेंगे। ये ऐसे चलाने से क्या होता है समझ नहीं आता। अरे सांप सीढ़ी ही खेलना है। और सबसे अच्छी बात है, एक तो ऐसे चला रहा है और दूसरा ऐसे चलाते हुए भी एक हाथ से फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। यदि स्टंट ही करना है तो काफ़ी सारे एकेडमी हैं जो स्टंट सिखाती हैं, वहाँ चले जाएं। मेरा रोड ही थोड़ी है यार स्टंट करने के लिए। कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो एज ए वेल विशर उसको टोकें, उसको बताएं। समाज यदि उसको डिप्रिशिएट करेगा, डिप्लोर करेगा, यदि सब लोग खड़े होकर बोलेंगे गलत ऐसे नहीं करना है, वो आदमी शर्म के मारे वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन उसी के इंस्टाग्राम पोस्ट पे यदि हम सब आदमी उसको ऐसे करेंगे, हाई ड्यूड, हाई ब्यूटी, क्या क्या लिखते हैं मैं पढ़ नहीं पाता उसको। उस आदमी को लगता है अभी वो ऐसे टेढ़ा चला रहा था, वो ऐसे चलाना शुरू कर देगा नेगेटिव। तो अपने को ये देखना है कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। कोई आदमी पढ़ रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे वो तो देखो वो तो केवल वो है, क्या कहते हैं उसको, हाँ किताबी कीड़ा है। और ये कीड़ा खराब है तो आप किताबी शेर कैसे बनोगे मुझे समझ नहीं आता है। किताबी शेर बनने का क्या रास्ता है भाई? वो रोड के शेर बन जाओगे, दूसरा उल्टा वही है। लेकिन ऐसे सभी रोड के शेरों को मैं सावधान कर रहा हूँ, सारे शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा।
कॉलोनी समझ गई है ना, वो इस टाइप के शेर। और जितने शेर ऐसे हैं जो दिन में चौराहे पे बैठ के और वो शेड के नीचे बैठ के दहाड़ते हैं, उन सबको भी पिंजरे में लाने की अभी तरकीब बन रही है। अपने आप को समाज में एक अच्छे एलिवेटेड लेवल पे देखें। और देखें कितनी बार क्या होता है ना, संगत से ही फंस जाता है आदमी। पुलिस ने छापा मारा, 4 लोग उसमें गांजा ले रहे हैं, आप 2 लोग उसके साथ बैठ के आनंद ले रहे हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो 4 के साथ, अभी आपको 50 लोग जानते हैं, पूरा देश जान जाएगा आपको। अरे इस तरह की प्रसिद्धि ना लें, ऐसी मेरी गुजारिश है आप लोगों से। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, क्योंकि हम अपनी गलती से पब्लिक न्यूसेंस करें, ये बिल्कुल ही टॉलरेबल नहीं है। हमें अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है, लेकिन हमारी आज़ादी हजारों लोगों की आज़ादी के साथ यदि वो रोड़ा बन रही है तो वो आज़ादी गलत है। हम रात में निकलते हैं 11 बजे बाइक निकाल के और रास्ते भर सायरन बजाते हुए निकलते हैं, जैसे लगता है पुलिस का वो नहीं सायरन नहीं होता, प्याऊ पाऊँ प्याऊ 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 करते हुए। अरे भाई इतना नौकरी पुलिस की करनी है तो आ जाना, मैं वॉलंटियर बना दूंगा, रात में चलना मेरे साथ अपने बाइक में बैठ के पाँव पाँव करते हुए। हमें सोच लिया है ऐसे जो घुमट्टू लोग निकलते हैं रात में, उनको वही करने वाला हूँ, अपने कार के पीछे लगा दूंगा, हॉर्न बजाते हुए उनको पूरा शहर घुमाऊंगा। पकड़ता हूँ मैं रात में, क्या कर रहे हो सर? हवा खाने निकले हैं। अरे ब्रिज के ऊपर ऐसी कौन सी हवा है, बगल से तेज स्पीड में ट्रक आएगी, उड़ाते हुए ले जाएगी, परमानेंट हवा हो जाएगा। बचें। सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, साइबर फ्रॉड से बचें। बार बार बताया गया है किसी को OTP ना बताएं, किसी को लिंक पे क्लिक ना करें, तब भी लोग नहीं समझते हैं। कहीं इंटरव्यू देने गए, वहाँ से फर्जी फ़ोन आ गया, आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपका 10th का डॉक्यूमेंट आपका है नहीं, लिंक पे क्लिक करके 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। 10th का आपने दिया हुआ है, बोलेगा 12th का डॉक्यूमेंट नहीं है, तुरंत लिंक क्लिक करोगे, मेरा सिलेक्शन हो गया, पूरा आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। कभी भी किसी अनजान लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। कभी भी ऐसा कोई ऑफ़र जो अनरियलिस्टिक हो, समझ लें फ्रॉड है। KBC से फ़ोन आ रहा है 10 करोड़ आपको मिल गया, अरे भाई 10 करोड़ मिलेगा तो आपको खुद घर आके बताएगा, वो खुद ब्रांडिंग करेगा, आपको थोड़ी फ्री में 10 करोड़ बांट देगा। आ रहा है कि पेंसिल पैक कर रहा है, 620 रुपये चाहिए, आपको डेली 10,000 मिलेगा। अरे यार वो 10,000 देना होता तो खुद ही पैकिंग कर लेता हो, आपको क्यों वो मैसेज डालता हो। जियो टावर लगा रहे हैं, आपको 3 लाख का महीना मिलेगा, अरे इतना जियो टावर घूमते रहते हैं, वो ऑफलाइन आके आपसे मिल लेंगे। कभी भी और खुद भी जागरूक हो, दूसरे लोगों को भी जागरूक करें घर में। जो 2 लोग अभी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए, दोनों एमटेक्स हैं। टेलीग्राम पे आता है कि ये वाला आप लाइक कीजिए, हर वीडियो लाइक करने पे 30 रुपये मिलेगा। शुरू में 30 रुपये देंगे, फिर टास्क देना शुरू कर देंगे कि आप ये टास्क 1000 रुपये जमा कीजिए, इस टास्क पर आपको 2000 मिलेगा। 1000 ले लेंगे, फिर 5000 मांगेंगे, फिर 10,000 मांगेंगे। पढ़े लिखे लोग इसके शिकार बन रहे हैं, जो दोबारा दुखद बात है। यदि आप दोस्तों से डिस्कस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो वो भी बता देगा नहीं ये फर्जी है। आप लोग ये भी देखें कि क्या चीज़ कौन होड़ में ना जाए इंस्टाग्राम पे कि उसने कोई फ़ोटो किया है तो मैं भी कर दूं। कोई तलवार के साथ फ़ोटो लगा रहा है, कोई टॉय के साथ गन का फ़ोटो लगा रहा है। अरे यार छोटे बच्चे हैं, क्लास 4-5 के गन के साथ खेलते हैं, और वो आप लोग भी नकली गन लेके ऐसे स्टाइल मार रहे हो। इतने गन से प्यार है, भर्ती हो जाओ पुलिस में, लेके घूमना गन, कौन मना करता है। तो परेशान हो जाओगे उठा उठा के, 5 किलो का गन उठाओगे तो। सभी लोग पॉजिटिव रहें, अच्छा करें, अच्छा करियर बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।